बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस बायोलॉजी के सरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, तुम चुप हो जाओ, हमको बोलने दो, दो तरफ से बोलोगे क्या? तो जिस बायोलॉजी के सरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, वो बायोलॉजी का सरप्राइज आपको मिलेगा यहाँ से 2 दिन बाद, क्योंकि हम लोग ने सोचा था 15 तारीख को हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे या कर लेंगी, तो वो हम लोग को ज्वाइन आज ही किए हैं, बट उनका वीडियो शूट होगा, सेटअप बनेगा, सो इट विल टेक 2 days। सो जो भी सरप्राइज रिवील है दैट विल बी नॉट ऑन 15 बट ऑन 17। सो दिस आई विल पुट ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि सरप्राइज रिवील आपका 17 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पे भी बोल चुका हूँ और अब आपको भी पूरे दिल से बोलता हूँ, बेटा आप पहले केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो, एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद आप जज करो किसी टीचर को। कोई टीचर जो लगातार रैंक प्रोड्यूस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, कोई टीचर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, और आप उसको आके यहाँ पे जज कर लो। बेटा आप पहले पढ़ाई करो, आप डीपीपी सॉल्व करो, आप टेस्ट में नंबर स्कोर करो। आप बहुत ज्यादा इन सब चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी फैकल्टी अच्छी है, कौन सी फैकल्टी खराब है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके लिए मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं पूरा टेंशन ले रहा हूँ, मैं लगातार रिव्यू कर रहा हूँ। मैं दोनों केमिस्ट्री फैकल्टी से बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें कर चुका हूँ। ये बात मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट के रिप्लाई में लिखा था कि मैं केमिस्ट्री फैकल्टी के साथ लगातार टच में हूँ, एंड यू हैव टू ट्रस्ट देम फॉर वंस। आप एक चैप्टर पूरा पढ़ो, उसके बाद आपके उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब नहीं बनते हैं, तब आप मेरे पास आना कंप्लेन करने। आप अभी छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आके कंप्लेन ना करके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बेटा आप इन सब चीजों में बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप 11 12 के चूजे नहीं हो, 11 12 के बच्चे नहीं हो। वो ये सब चीजें कर सकता है, ये मास्टर नहीं समझ में आया, ये मास्टर अच्छा है, ये मास्टर खराब है, ये अच्छा नहीं बोलता है, इनकी आवाज में मजा नहीं आ रहा है, इनकी शक्ल में मजा नहीं आ रहा है, ये उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ाते, ये उतना मजा नहीं दिलाते। बेटा आप सीरियस स्टूडेंट हो, आपको वो टीचर चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला सके, ना कि जो आपको मौज मस्ती करा सके। मैं सारे के सारे टीचर ऐसे लाया हूं जो प्रीवियस में न्यूमरस नंबर ऑफ रैंक्स दे चुके हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ सिलेक्शन दे चुके हैं। तो मैंने उन्हीं पे ट्रस्ट किया बेटा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं मैं सच बोलूं, आपसे हकीकत बोलूं, तो उनसे कहीं वीक मेरा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। जितने भी टीचर्स मैं लेके आया हूं, मैं अपने से भी बेस्ट टीचर्स लेके आया हूं, और ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी है परम श्री मार्क जुकरबर्ग जी से। उन्होंने कहा था आपको अपनी कंपनी को कभी भी बड़ा बनाना हो तो अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपनी कंपनी के पास लेके आओ। तो मैं अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को लेके आया हूं। यू हैव टू ट्रस्ट देम, यू हैव टू स्टडी वंस। आप टेस्ट पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। आप टारगेट अपना सिर्फ टेस्ट पे करो। आप क्लास पे, नोट्स पे, इन सब से टारगेट छोड़ के अपना टारगेट टेस्ट पे करो कि टेस्ट अच्छा करना है। अब उसमें क्लास का कंटेंट आएगा, उसको धीमे धीमे कवर करो। मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत ही खूबसूरत लेक्चर बना के आया हूं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है, और आप सुन के खुश हो जाओगे कि आज मैं थर्ड लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि आज ये मास्टर फर्स्ट लॉ पढ़ा चुका, मास्टर सेकंड लॉ पढ़ा चुका, 2 लेक्चर पे ढेर सारे सवाल करा चुका। डेफिनेटली थर्ड लेक्चर में थर्ड लॉ पढ़ाएगा नहीं, मास्टर अब आपको पढ़ाएगा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट करता है हर बच्चे को कंफ्यूज आया। इसका सवाल नीट 2016 में, नीट 2017 में भी शायद आया है, 2 बार आया हुआ है स्प्रिंग का सवाल। तो स्प्रिंग के सवाल का कॉन्सेप्ट आपको दिल में उतारने के लिए मास्टर आपके सामने है, और उसके साथ ही आपको मिलेगा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट सीडो फोर्स का। तो पहले स्प्रिंग और सीडो फोर्स को दिल में उतार लेंगे, इसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगा लेंगे, डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। डीपीपी सॉल्यूशन देखो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट डीपीपी का सॉल्यूशन भी आ गया, काइनेमेटिक्स की प्रीवियस डीपीपीस भी लगातार सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। अब आप बहुत जल्दी ट्रस्ट लूज कर जाते हो कि यार ये नहीं आया, वो नहीं आया। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम अपने काम पे ध्यान देंगे। आप ये काम हम पे छोड़ दो, आप टीचर मत बनो, आप मास्टर मत बनो। मास्टर हम लोग को रहने दो। हम लगातार डीपीपी सॉल्यूशन अपडेट करते रहेंगे। आप ये सब चीजें हमारे ऊपर से, अपने ऊपर से टेंशन हटा दो। बेटा आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि क्या मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैं दिन भर में 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अपनी बात करूं बेटा, मैं दिन भर में कम से कम 16 से 17 घंटे काम करता हूं। इस उम्र में भी आके, इस मतलब उम्र आपके हिसाब से देखो ना, मेरी एज काफी, आप बहुत यंग हो मुझसे। मैं आज भी शायद 16, मेरे घर वालों से पूछोगे तो तुमको शायद बताएंगे कि 16-17 घंटे से ज्यादा मैं काम करता हूं, शायद 18-19 घंटे के आसपास। हाँ, बिलीव नहीं होता होगा ये आपको। मैं 16 to 18 आवर्स के वर्क कर रहा हूं। क्या आप उस लेवल पे मेहनत कर रहे हो? क्या आप उस कंपटीशन के लिए तैयार हो? मेरे किसी 30 लाख लोगों से मेरा कोई कंपटीशन भी नहीं है। आपका कंपटीशन है इंडिया भर के 15-20 लाख बच्चों से। तो क्या आप उतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो कि आप 15 लाख में उन आखिरी 10,000 की रेस में आगे बचोगे? ये रेस है, मुझे पता है, मैं नहीं चाहता कि हर बच्चा इस रेस में फंसे, पर आप विलिंगली आए हो यहाँ पे, आपका मन है नीट क्रैक करने का। तो क्या आप वो मेहनत कर रहे हो? क्या आप फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि इस मास्टर की आवाज नहीं पसंद आई, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिख गया, यहाँ पे ये हो गया है? बेटा आपका काम रिव्यू करना नहीं, आपका काम पढ़ाई करना है, फोकस करना है, रैंक निकालना है, और आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मेरा बच्चा भटकना नहीं चाहिए, मेरा रैंकर भटकना नहीं चाहिए। इस साल इंडिया के नीट के मैक्सिमम सिलेक्शन यकीन बैच से होने चाहिए, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है, और तुमको भी यकीन करना होगा। इसी मोटिवेशन, इसी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर, जिसमें मैं रात भर मेहनत करके बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं। बेटा ये सब लेक्चर मेरे पहले से तैयार थे, ये लेक्चर मेरे 2 साल पहले से तैयार हैं। कितने साल से? 2 साल से। पर फिर भी मैं उनको नया इनपुट देता हूं, क्योंकि मुझे यकीन बैच में सिलेक्शन चाहिए। मुझे यकीन बैच में हंसी मजाक कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। मेरा टारगेट बहुत क्लियर है। आप जिंदगी भर मुझे तभी याद रखोगे जब इस बार नीट में आप 600 नंबर स्कोर करोगे, वरना आप लाइफ भर मुझे याद नहीं करोगे। आप लाइफ भर मुझे, भले मैं आपको पढ़ाऊं आगे ना पढ़ाऊं, आप जिंदगी भर दिमाग में मेरे को याद रखोगे कि एक बंदा वो था अलग पांडे फिजिक्स वाला, वहां मैं पढ़ा था, मैं सिलेक्ट हुआ था, और लाइफ भर आप कुछ रहोगे। तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिल से हमको फॉलो करो, दिल से हमारे नोट्स, हमारे डीपीपी, हमारे टेस्ट को फॉलो करो, और आप 600 नंबर ना लेके आ पाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और भी कई चीजें बैकग्राउंड में चल रही है। डाउट सेक्शन का कुछ चल रहा है काम, उसने एक्सक्लोज नहीं कर सकता हूं, बट डाउट सेक्शन पे काम चल रहा है, और डाउट सेक्शन का काम एग्जीक्यूट होने में यहाँ से शायद 2 से 3 लगेगा। अभी हम लोग टेस्टिंग मॉडल के अंदर है कि कितना सक्सेसफुल होगा। मैं लाइव आता हूं इसलिए कि आपकी बात भी सुन सकूं और कुछ बात आपको कन्वे भी कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बच्चा यहाँ से अब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करेगा। बेटा ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली पढ़ाई और अंडर से पढ़ लूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ लूंगा, इससे सिलेक्शन नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, कंफर्म। मैंने कई बार बोला है, घिसोगे तो चमकोगे, घिसोगे तो चमकोगे। भाई क्या होता है, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, गंदी हो जाती है, मैं नहीं पहनता। जो पहनते हैं उनकी गंदी हो जाती है, मैं फेंक दिया, पहनता था बीच में, सब फेंक दिया। जो पहनते हैं गंदी हो जाती है, वो घिसते हैं तो वो चमकती है। बेटा जितना घिसोगे खुद को उतना चमक कर बाहर आओगे, और घिसना स्टार्ट करो आप खुद को। आप हंसी मजाक में समय बर्बाद करना बंद करो। दिस इज अ वेरी सीरियस बैच, माय टोन इज वेरी वेरी सीरियस। कई बार मैं हार्श होता हूं, आपको हर्ट करता हूं। मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, चूजों की तरह आपको ट्रीट नहीं करना चाहता। मुझे चाहिए सिलेक्शन आपका। 6 महीने में आपके साथ खराब बर्ताव कर सकता हूं, पर उस 6 महीने के बाद आप जिंदगी भर मुझे याद रखोगे कि वो इंसान इतना स्ट्रिक्ट हुआ, पर उसका मुझे आज फायदा हुआ।
चलिए आगे बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 6 महीने में से नफरत कर लो, पर जिंदगी भर आप मुझसे फिर प्यार करोगे, मुझे वो प्यार चाहिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? आई होप बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021, जो ही हमारा और आपका, हम दोनों का गोल। और अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आज है बेटा उसका लेक्चर नंबर 3। आपको लगा कि मास्टर पढ़ाएगा अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, पर मास्टर लेके आया स्प्रिंग के तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट और सीडो फोर्स के तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आज की क्लास में। आज की क्लास का लेवल नीट से एक लेवल या शायद 2 लेवल ऊपर चला जाएगा। देखो जितने नीट के लेवल थे वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कवर किया, आज थोड़े से अच्छे सवाल लेके आएंगे। बट नीट में सवाल लगातार स्प्रिंग फोर्स के आ रहे हैं और सीडो फोर्स के सवाल फ्रिक्शन के साथ मिलाकर आ रहे हैं, और एक सवाल 2003 में भी सीडो फोर्स का आ रखा है अपैरेंट वेट का, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो पूरी एनालिसिस में पेपर की करके बैठा हूं, एकदम तगड़े से एकदम मेहनत करके आया हूं, आपको बहुत मजा आएगा लेक्चर में। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा और आपका खूबसूरत सा ऐप फिजिक्स वाला, और उसके अंदर एक जोशीला बैच यकीन बैच। चलिए भाई शुरू करते हैं। यकीन इज अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ, नॉट इन मी और माय टीम। आपको यकीन खुद पे रखना है। स्प्रिंग फोर्स देन सूडो फोर्स। लेट्स बिगिन। बेटा स्प्रिंग फोर्स की बात करें, मुझे लगता है कि आप स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानते होंगे। बेटा अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसको मैंने यहां से स्ट्रेच कर दिया एक्स डिस्टेंस, कितना स्ट्रेच कर दिया मैंने? एक्स डिस्टेंस स्प्रिंग को इस तरफ स्ट्रेच कर दिया, तो आप सभी श्रोताओं को यह बात पता होगी कि अगर स्प्रिंग को मैं इस तरफ एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करूंगा तो स्प्रिंग में पीछे की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग, जिसकी वैल्यू होती है बेटा kx। अब इसको आप माइनस kx भी बोल सकते हो, kx भी बोल सकते हो। बेटा माइनस का मतलब कि x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और kx लिख दिया, इसका मतलब हमने डायरेक्शन खुद से दिखा दिया। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस की दिशा में लगेगी, जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर है? x जितना ज्यादा होगा, हम स्प्रिंग को जितना ज्यादा बेटा खींचते हैं, स्प्रिंग उतनी ज्यादा फोर्स हमको वापस खींचती है। होता है कि नहीं? मान लो ये स्प्रिंग दीवार से बंधी है, ये स्प्रिंग दीवार से बंधी है, इसको मैंने खींचा, जितना ज्यादा मैं एक्स खींचूंगा स्प्रिंग मुझे उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी, जितना ज्यादा मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला F इज इक्वल्स टू kx। बेटा दूसरी बात करते हैं। इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बेटा इसकी नेचुरल लेंथ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को और क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन का एक और मतलब क्या है अपना? नेचुरल लेंथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है अपना? नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ पे है, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे है। आपने स्प्रिंग को दबा के कंप्रेस किया, आपने यहां से स्प्रिंग को दबाया और दबा के आपने कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया? मान ले x कंप्रेस कर दिया। अगर आप स्प्रिंग को x कंप्रेस करोगे तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग फोर्स लगेगी, आपने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया, ये फोर्स लगेगी सुटुक ऐसे इस तरफ अपोजिट दिशा में, और बेटा फिर से फोर्स कितनी हो जाएगी? kx। इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? जब इधर कंप्रेस करोगे तो इधर लगती है, जब इधर खींचोगे तो इधर लगती है, जिधर भी डिस्प्लेसमेंट करोगे स्प्रिंग का उसके अपोजिट दिशा में लगती है। क्लियर है? x क्या होता है बेटा? x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। x इज चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब बेटा चेंज दो तरह से हो सकता है, ऊपर देखो इलॉन्गेशन हुआ है, नीचे देखो कंप्रेशन हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ो। 100% क्लियर यहां तक? क्लियर है यहां तक? 100% एकदम पक्के से तैयार है? आगे बढ़ूं? परमिशन दें? बोले JMD। सभी को पता है कि जब चीजें आसान लगती है तो हम सब लिखते हैं कमेंट में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो JMD लिख के मेरे को आगे बढ़ने दें भाई साहब। हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बिल्कुल, JMD। बेटा कौन सी फोर्स होती है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक प्रकार की कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स वैल्यू कितनी होती है बेटा? F इज इक्वल्स टू kx होती है। अगर आप इधर स्ट्रेच करोगे तो पीछे लगेगी, इधर कंप्रेस करोगे तो इधर लगेगी। जितना ज्यादा x उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। माइनस kx भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि मैं डायरेक्शन खुद से दिखा रहा हूं। मैंने डायरेक्शन खुद से दिखा दिया। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ डाला तो लाइव झिंगा लाला और स्प्रिंग में मजा आला रे आला। भाई साहब ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर अ मासलेस स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स FSP इज सेम एट बोथ एंड्स। बेटा के सिलेबस में मैक्सिमम स्प्रिंग कैसी होगी? मासलेस। आज तक जेई एडवांस में भी स्प्रिंग का मास नहीं दिया, तो नीट में तो भूल जाओ। तो आज तक जितने भी स्प्रिंग के सवाल आए हैं मासलेस। ठीक है, स्ट्रिंग के भी आपके में नीट में अभी तक मासलेस आए थे, पर कल फिर भी मैंने मास वाली स्ट्रिंग का सवाल, मैंने बोला ना मैं नीट और नीट से बेटा एक लेवल ऊपर आपको लेके चलूंगा कि वहां जाके आप कॉन्फिडेंट बैठे हो फिजिक्स में, उड़ा के आना है 40-42 सवाल करके, उड़ा के आना है कड़ी मेहनत करके। तो मैंने बोला भाई मासलेस स्प्रिंग ही आनी है। ठीक है, द स्प्रिंग फोर्स FSP सेम एट बोथ एंड्स। जरा इसका मतलब समझते हैं। यहां मान लो मेरे पास दो बंदे हैं, राजू और ये श्याम। राजू और श्याम को जो नहीं जानता, बेटा आप लोग BTS वाली जनरेशन हो, आप लोग BTS को जानते हो। राजू और श्याम को अगर नहीं जानते हो, है ना, तो क्या जाना जीवन में? मान लो एक तरफ राजू और एक तरफ श्याम है। ठीक है, राजू ने स्प्रिंग को खींचा x2, श्याम ने स्प्रिंग को खींचा x1। मुझे ये बताओ भाई, इस तरफ आप ऐसे पुल करोगे कितना? x2। बेटा इस तरफ कितनी फोर्स आ जाएगी? kx2। इस तरफ आप x1 पुल करोगे, इस तरफ कितनी फोर्स आ जाएगी? kx1 आएगी। आपने x2 खींचा, फोर्स आई kx2। आपने x1 खींचा, फोर्स आई kx1। बेटा सही है? बेटा सही है ये? हेरा फेरी है ना, देने वाल अच्छा। अरे यार मजा मत करो, मास्टर से बात। मास्टर को आज बहुत पढ़ाना है, मास्टर बहुत तगड़े सवाल लेके आया है। आज बीच में तुम रोना स्टार्ट कर दोगे, ये क्या करा रहा है मास्टर। पर आपको स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगा स्प्रिंग और सीडो फोर्स में। क्लास के अंत तक आप झूम जाओगे और उसके बाद डीपी लगा के और झूम जाओगे। बेटा बताओ ये सही है? इधर हमने कितना खींचा? इधर कितना खींचा है? x2। इधर कितना खींचा? x1। बेटा कितना खींचा? x2। तो इधर स्प्रिंग फोर्स आई kx2। इधर कितना खींचा? x1। तो स्प्रिंग फोर्स आई kx1। बेटा बच्चों सही है ये? सही है? बेटा ये गलत है, नहीं ये गलत है। जरा ऊपर फिर से पढ़ो। फॉर अ मासलेस स्प्रिंग
द स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट बोथ एंड्स, द स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट बोथ एंड्स, इज सेम एट, बेटा ये कॉन्सेप्ट संपूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं होगा। द स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट बोथ एंड्स, बेटा आपको दिमाग लगाना है, सिंपल। टोटल चेंज इन लेंथ बताओ कितना है, टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, x1 इधर खिंची x2 इधर, टोटल कितनी खिंच गई है, x1 प्लस x2। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ मान लो x0, अभी कितनी इधर से x2 इधर से x1, टोटल कितना खिंच गई है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि इधर से x1 माइनस x2 कर देंगे, नहीं बेटा, टोटल स्प्रिंग कितना खिंच गई है, स्प्रिंग की नई लेंथ कितनी हो गई है, x1 प्लस x2 प्लस x0, तो टोटल खिंचाव कितना है, x1 प्लस x2। बेटा टोटल चेंज इन लेंथ मिल गई, अब स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी k x1 प्लस x2, k x1 प्लस x2। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, डायरेक्शन क्या होगा, बड़ा सिंपल है, इधर डायरेक्शन होगा ऐसे स्प्रिंग फोर्स का, इधर डायरेक्शन होगा ऐसे स्प्रिंग फोर्स का, क्लियर है, एंड दिस इज रॉन्ग, क्लियर है। स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी, k x1 प्लस x2 एट बोथ एंड्स। बेटा इस बात को ना बहुत ही आसान तरह समझाता हूं, मारो गोली स्प्रिंग को, मारो गोली स्प्रिंग को, और मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं कि स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग हो। अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजो कि यार स्प्रिंग स्प्रिंग कुछ नहीं है, क्या लगी है, स्ट्रिंग। वैसे कई जगह पे इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जहां पे होगी वहां पे समझा देंगे। जनरली स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग हो, स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग हो। अब जरा दिमाग से पूछो बेटा, स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रिंग के अंदर होती है टेंशन फोर्स, स्प्रिंग के अंदर होती है स्प्रिंग फोर्स, दोनों में हर जगह वो चीजें क्या होती है, सेम। मान लो ये स्ट्रिंग होती, इधर से ये राजू, इधर से ये श्याम, अब बाबू भैया तो है ही नहीं, इसने इधर, बेटा अब बताओ क्या यहाँ पे टेंशन इधर टी होगी, क्या यहाँ पे इधर टेंशन टी होगी, बेटा सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है, सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। जैसे वहां पे टेंशन टी, यहाँ पे एफएसपी, और दोनों क्या होंगे बच्चा, सेम। स्प्रिंग के दोनों छोर पे ईशा टीम होती है, दिमाग का डिब्बा डालो। अलग अलग छोर पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करने से बेटा स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में हर बच्चा कंफ्यूज है इंडिया में, मुझे पता है। इसके पहले F इक्वल्स टू m, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन सब खड़ा उड़ा देते हैं। यहां से सबका कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग से हिलने लगता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। बेटा इधर x2 इधर x1 खींचने से ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्प्रिंग फोर्स आएगी। जिस तरह से एक वायर में, जिस तरह से एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होती है, उसी प्रकार से एक स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स भी सेम होती है। जैसे यहाँ टेंशन टी, वैसे यहाँ एफएसपी, वहां। क्लियर है? आई होप अभी चमकने लगा होगा कि अपन स्प्रिंग को मारेंगे, गोली लगाएंगे, स्ट्रिंग टेंशन टी, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चा कि यही टेंशन टी किसके बराबर हो जाएगा, kx के बराबर हो जाएगा, है ना। वहां पे kx1 kx2, व्हाट इज kx1 x2 बेटा, इट इज द टोटल चेंज इन लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ को मैं x बोलता हूं, मेरी आदत है, टोटल चेंज इन लेंथ को मैं x बोल रहा हूं। आप डेल्टा x बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने kx बोला, इट इज इक्वल्स टू k। क्लियर है एकदम। टेंशन फोर्स की जगह आप एफएसपी कर लेना। क्या मैं एक सवाल लेके आ जाऊं, तैयार हैं आप? मास्टर पहला सवाल लाने वाला है स्प्रिंग फोर्स का, रेडी, एकदम रेडी। इसके बाद सवालों की बौछार होनी है, सभी को पता है। शुरू किया जाए, धड़ाधड़। तैयार हैं धुआं उड़ाने को, आग लगाने को? आ जाओ भाई साहब, आग लगाते हैं, धुआं उड़ाते हैं। आजा बच्चा, बेटा डीपीपी सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा और पेशेंस रख ले। मैंने कहा था जो पेशेंस रखेगा वही बचेगा, जो ज्यादा पेशेंस नहीं रखेगा वो पेशेंट बन जाएगा। डीपीपी सॉल्यूशन आ रहे हैं तेजी से, नंबर 8 आ गया, नंबर 7 आ गया, काइनेमेटिक्स का नंबर 6 भी आ गया शायद, है ना। लॉज ऑफ मोशन का भी आ गया। बेटा थोड़ा सा समय और दे दो, 5-6 दिन का, सारे डीपीपी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ भाई साहब, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। क्या बोला है? इसका एक्सेलरेशन निकालो। अगर इसका एक्सेलरेशन कितना है, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल स्प्रिंग पे साथ। बेटा 10 न्यूटन लग रहा है, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग दिमाग में चलने लगी। बेटा 10 न्यूटन लग रहा है, बहुत बढ़िया। बेटा पीछे की तरफ क्या एफएसपी लगेगी? क्या यहाँ पीछे की तरफ एफएसपी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्या यहाँ पीछे की और पीछे देखो, पीछे की तरफ एफएसपी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। और बेटा क्या यहाँ पे इस दिशा में एफएसपी लगेगी? क्या यहाँ पे इस दिशा में एफएसपी लगेगी? नो, यहाँ पे इधर। बेटा अब इक्वेशन नहीं लिख सकते आप, खत्म खेल। इसकी इक्वेशन लिखो 2 kg की, 2 kg की इक्वेशन लिखो, 10 माइनस FSP इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। बोलो सही है? 2 kg की इक्वेशन 10 माइनस पीछे की तरफ। बेटा देखो, आप जब इसको ऐसे खींचोगे, ये खिंचाव आएगा, स्प्रिंग फोर्स इधर, ये स्प्रिंग फोर्स इधर, और दोनों स्प्रिंग फोर्स क्या होगी बेटा? बराबर होंगी, टेंशन फोर्स की तरह। पूरे स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम होती है अगर स्प्रिंग मासलेस है, और आपके सिलेबस में सिर्फ मासलेस स्प्रिंग है। तो बेटा इधर 10 इधर FSP, 10 माइनस FSP इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ से 10 माइनस FSP कितना हो गया? 2 दूनी 4। बेटा यहाँ से FSP कितना हो गया? 6। बेटा 3 kg की बात है। बेटा 3 kg पे FSP इस तरफ लग रहा है। FSP इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक ही फोर्स है इस पे। FSP इज इक्वल्स टू 3 इंटू FSP 3 है, FSP 6 है, ये कितना आ गया? 2। क्लियर है? गुड। यकीनन से सवाल उड़ा दिया, मुझको मजा आ गया भाई साहब। हवा में है धुआं, आज हवा नहीं
नहीं, आज हवा की जगह धुआं होगा। आग लगाना है आज, पूरा का पूरा बस जला देना है। 3 × FSP 3 है, FSP 6 है, एक कितना आ गया 2। क्लियर है? गुड। यकीनियन से ये सवाल उड़ा दिया, मुझको मजा आ गया भाई साहब। हवा में है धुआं, आज हवा नहीं, आज हवा की जगह धुआं होगा। आग लगाना है आज, पूरा का पूरा बस जला देना है आज। तैयार हैं आप लोग, है ना? ठीक है, फैजल खान बनना है अपन को। क्लियर है? जय माता दी। आओ अभी सवालों का लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं फिर कितना तुम करते हो। अभी तो ये सब तो लल्लनटा हलवा सवाल। A mass m is connected to a spring constant K as shown. Find the extension of the spring when the block is at equilibrium position. बेटा जी, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसको मैंने छोड़ा धीमे धीमे और यहाँ आ गया। कैसे छोड़ा? धीमे। याद रखना, ब्लॉक की क्या नाम है? मास रीचेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्लोली धीमे इसका टेप लेके ऐसे छोड़ा, कहाँ आ गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। धीमे बेटा, धीमे नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। अगर आप इसको यहीं से छोड़ दोगे कुछ है ना, तब काम नहीं। तो हमने बोला भाई मान लेते हैं कि ये यहाँ से कितना स्ट्रेच हो चुका है? x। आपको क्या करना है? अरे बाहर में गया स्प्रिंग, अपने को क्या समझना है? अपने को समझना है स्ट्रिंग। मेरे ख्याल से मैं धीमा हो गया हूँ। मास्टर को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो मास्टर स्पीड बढ़ाओ। बेटा यहाँ मास m है, नीचे की तरफ mg लगेगी। इसमें खिंचाव आ गया है तो ऊपर की तरफ FSP लगेगी। बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो FSP mg के बराबर होगा। बेटा खेल खत्म, पैसा खत्म, K x = mg हो गया। बेटा x की वैल्यू हो गई mg बटे के। मास्टर को गति बढ़ानी पड़ेगी रे बाबा। mg बटे के सभी का आ गया b। बेटा इसमें एक बात सुनना, अगर मास को धीमे नहीं छोड़ा और एक बार में छोड़ दिया टुक सू, एक तो हम क्या धीमे चल एक टुक सू। अगर बेटा एक बार में छोड़ दोगे तो आंसर आएगा mg बटे 2k। ये कब पता चलेगा? वर्क पार एनर्जी में। अभी कैसे छोड़ा है इसको? स्लोली। मास्टर गति बढ़ाएगा, टेंशन मत लो। स्लोली यहीं पे लिख लो। अरे यार चला गया सवाल, जगह ही नहीं थी। अगर एक बार में छोड़ते, यहाँ लिख लो। अगर अगर इसको सडनली छोड़ते, तो बेटा x आता mg बटे 2k। अगर सडनली छोड़ते। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा पहले इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन तो मुझे बेटा इसकी बहुत खराब लग रही है, कहाँ लटका हुआ है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा ये मास m है, ये नीचे झूलेगा, कितनी वेट? mg। बेटा ये तो स्ट्रिंग आ गई। मास्टर स्ट्रिंग का सवाल भी लाया है। यहाँ टेंशन T हो जाएगा। बेटा नीचे mg, यहाँ टेंशन T। बहुत बढ़िया। बेटा मास किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा इक्विलिब्रियम है तो टेंशन mg के बराबर। अब क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग का एक्सटेंशन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं, बेटा जी ये मास इसको ऐसे खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, स्प्रिंग नीचे खींचेगी। बहुत बढ़िया। यहाँ से स्प्रिंग नीचे खींच गई, कितना नीचे खींच गई? सपोज कर लो x खींच गई, ये रही पुली, सुटुकुड़ू, है ना? सही है, बोले यहाँ तक सही है। नीचे नहीं खींचेगा, ये पूरा सिस्टम मास की वजह से। बेटा मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो मैं, अरे ची घोर अपराध। तुम्हें पता है पहले दिन मैं स्मार्ट बोर्ड लेके आया था, मेरे को एकदम चलाना नहीं आ रहा था और मेरी लक्ष्य बैच की क्लास पड़ गई थी और मेरा ऐप भी बैठ गया था। खैर तुम्हें क्या मतलब, वापस आओ। बेटा ये है स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, ये खिंचाव आया है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगी FSP। यहाँ बेटा क्या लगेगी? टेंशन T। यहाँ क्या लगेगी? टेंशन T। बोलो सही है भाई, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा। जैसे यहाँ टेंशन T आया है, बेटा यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन T नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात नन्ना मुन्ना बच्चा मुझे नहीं बता पाएगा। बेटा अगर यहाँ पे टेंशन T इधर है तो यहाँ पे टेंशन T इधर होगा और यहाँ पे टेंशन T इधर। बेटा FSP किसको बैलेंस कर रही है? 2T को बैलेंस कर रही है। FSP ऊपर लगेगी, यहाँ टेंशन T तो FSP किसको बैलेंस कर रही है? FSP 2T को बैलेंस कर रही है। यानी FSP किसको बैलेंस कर रही है? T की वैल्यू कितनी? mg, 2mg को बैलेंस कर रही है। बेटा FSP कितना होता है? kx किसको बैलेंस कर रहा है? 2mg को। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg बटे k। हाँ सी ऑप्शन, 2mg बटे k। क्लियर? सी ऑप्शन क्लियर। डाउट कैसे क्लियर होगा? डाउट क्लियर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बंदोबस्त किया जा रहा है, टीम लगी है हमारी, हमको पढ़ाने दो, मास्टर को पढ़ाने दो। सरप्राइज, मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, ये सरप्राइज नहीं। तुम लोग को मुझे उससे प्यार नहीं है ना, मतलब पता नहीं कितना सरप्राइज चाहिए जीवन में। इतना बड़ा सरप्राइज, इतना बड़ा भालू के सामने खड़ा है। लड़कियां खुश हो जाती हैं टेडी बेयर पाने के बाद, ठीक है, और तुम तो लड़के हो, तुम तो वैसे भी हमेशा ही खुश रहते हो, तुम्हें जिंदगी में क्या गम है? भालू जैसा मास्टर सामने खड़ा है तुम्हारे सामने, ये नहीं पसंद आ रहा है, कोई और चाहिए सरप्राइज में। धोखेबाजो। द मासेस आर इन मोशन, द रीडिंग, हाय बहुत ही तगड़ा सवाल आ गया। द मासेस आर इन मोशन, द मासेस आर इन मोशन। बेटा मोशन कोचिंग में नहीं है, ठीक है, मतलब मोशन मतलब यहाँ। द मासेस आर इन मोशन, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मोशन कोचिंग में मेरे बहुत ही परम गुरु सर पढ़ाते हैं, बहुत ही परम गुरु सर, सभी लोग जानते हैं उनको, है ना, एनवी सर। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग इन केजी विल बी। बेटा पूछ रहे हैं सर रीडिंग क्या होगी स्प्रिंग की? बोल रहे हैं ये मासेस मोशन में है, ये स्प्रिंग देखो इधर, बोल रहे हैं स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी? स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी पूछी गई है। अच्छा देखो फिर से पढ़ लो। द मासेस आर इन मोशन, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस किसमें निकालनी है बच्चा जी?
केजी में निकालनी है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन केजी। आजा, मास मोशन में है बेटा। 2 केजी का वेट 1 केजी से ज्यादा है, सभी को पता है। इधर एक्सेलरेशन नीचे ए होगा, इधर एक्सेलरेशन नीचे ए होगा। भाई साहब स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, गति पकड़नी पड़ेगी, मास्टर जी में चल रहा है अभी। ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई। कितनी स्ट्रेच हो गई? एक्स। कई लोग कह रहे हैं काहे स्ट्रेच हुई स्प्रिंग, ये तो अपना गोल गोल घूम रही है, स्प्रिंग को क्यों खींचे? बेटा ये ना खींचे, टेंशन खींचे। बेटा यहाँ पे वायर पे देखो टेंशन आएगा नीचे की तरफ, पुली को इस तरफ से टेंशन टी, ये टेंशन इसको नीचे खींच लेगा। बेटा बात समझ में आई? बेटा बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा कि ये मासेस स्प्रिंग को नीचे खींच रहे हैं, मासेस तो अपना बढ़िया गेम खेल रहे हैं, है ना। तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। बट बेटा स्प्रिंग को नीचे कौन खींच रहा? स्प्रिंग को नीचे खींच रही यहाँ की टेंशन, यहाँ पे बनने वाली टेंशन। कहाँ पे बनने वाली? यहाँ पे बेटा जी ये टेंशन स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगी। बेटा यहाँ टेंशन बनेगी, कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे। अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन बेटा खींच रही है। ऊपर की तरफ आ जाएगी एफएसपी। बेटा यहाँ से एफएसपी किसके बराबर होगी? एफएसपी बराबर होगी 2t के। एफएसपी बराबर होगी 2t के। अब बेटा जो यहाँ पे नन्ना मुन्ना चूजा होगा वो क्या करेगा? इसका इक्वेशन लिखेगा, इसका इक्वेशन लिखेगा भारी भरकम। कहेगा भाई साहब ये है 2g, ये है t, ये है g और ये है t। कहेगा इसकी इक्वेशन लिखते हैं 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये ऊपर आएगा नीचे, यहाँ क्या इक्वेशन होगी? ये नीचे आएगा ना, 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। यहाँ ये ऊपर जाएगा t माइनस g इज इक्वल्स टू 1a, है ना। फिर इसमें से a निकालेंगे, फिर हम t निकालेंगे। पर बेटा जो यकीनियन होगा उसको पता होता है कि एडवुड मशीन के, सिंपल एडवुड मशीन का टेंशन कितना आता है, यकीनियन हमेशा जानता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। सीधा सीधा आंसर। यकीनियन को यह बात पता होती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। पता होती है कि नहीं? पता होती है, पता होती है कि नहीं भाई साहब? अगर ये सिंपल एडवुड मशीन है तो टेंशन ऐसे आएगी। बेटा ए निकालने की जरूरत नहीं है, कह रहा है ए निकालते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास, फिर टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा टेंशन सीधा एडवुड मशीन का कल के लेक्चर में लास्ट में लिख के बताया था, नोट्स को डाउनलोड करना चाहिए था। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। और बेटा जो यहाँ पे जो मशीन है तो टेंशन ऐसे आएगी। बेटा ए निकालने की जरूरत नहीं है, कह रहा है ए निकालते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास, फिर टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा टेंशन सीधा एडवुड मशीन का कल के लेक्चर में लास्ट में लिख के बताया था, नोट्स को डाउनलोड करना चाहिए था। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। और बेटा जो यहाँ पे जो, अब सुनो, this is for everyone. Now those students who are not getting dish can switch to dish. 2g here, 2t here, g here, t here, g नहीं 1g, हाँ, and t here. So 2g minus t is equals to 2a, and so यहाँ पे t ऊपर है तो t minus g is equals to 1a. सर मान लो दोनों इक्वेशन को ऐड करके सो t और t को सर कैंसिल करके सर, so g is equals to 3a. Oh my God! And a is equals to g by 3. Then sir a by g by 3 को सर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना सर। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख के a की वैल्यू से t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं भैया, ठीक है। ए की वैल्यू को यहाँ पे रख के, जितने कूल डूड हैं और जितनी वो क्या होती हैं ऑटो टूड क्वीन है इंस्टाग्राम वाली, वो चाहे तो उसको यहाँ पे रख के टी ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी जो भाई पढ़ने वाला बच्चा है उसको बात समझ में आ रही है कि भाई टेंशन की वैल्यू एटवुड मशीन की ये होती है, सिंपल एटवुड मशीन। बेटा नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है, वरना यूट्यूब पे जाके आप ये तो बोल ही सकते हो कि कुछ समझ में नहीं आया। तो 2 इंटू टी, टी की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। मेरा 2 2 जा 4, m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 2, 1 प्लस 2 हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई जी। बेटा 8/3g, 8/3g। बेटा 8/3g का मतलब 8/3g कितना आया? 8/3g स्प्रिंग फोर्स। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 8/3 का मतलब कितना हो गया? कहाँ निकाल दूं? यहीं कहीं लिख दूं, एफएसपी 8/3 कितना हो जाएगा बेटा? t2 जा a 6 20 2.66g ये आ रहा है। अब सर जी क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि बेटा उन्होंने कहा है रीडिंग केजी में बताइए, वो हमसे कह रहे हैं कि रीडिंग केजी में बताइए। 3 2 जा 6 20 2.66g, यानी करीब करीब ये 2.6 केजी की रीडिंग है। किसकी रीडिंग है? 6 केजी की रीडिंग है, 2.6 केजी की। मोर देन 3 केजी? नो। लेस देन 3 केजी? यस। बेटा एफएसटी कितना आया है हमारा लास्ट में? 8/3g, 3 2 जा 6 20, 3 6 जा 18 20, 2.66g। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2.66 केजी का वेट। 2.66 का मतलब 2.6 केजी का वेट, यानी लेस देन 3 केजी। बेटा की वैल्यू नहीं रखनी है, जी की वैल्यू रख दोगे बेटा फिर तो वेट निकाल दोगे। किसमें बोल रहे हैं? इन केजी, इन केजी। जब केजी बोले तो जी की वैल्यू ना रखो, इतना केजी का वेट। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। सिंपल एटवुड मशीन का कंसेप्ट था। अब जिनको नहीं आया मैंने बताया बेटा वो ये काम भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? मोर देन नहीं बेटा, लेस देन 3 केजी, लेस देन 3 केजी। क्लियर है? जेएमडी बोल आगे बढ़ूं मैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है? आगे बढ़े।
क्लियर है एकदम। टेंशन ऐसे भी निकाल सकते थे या आप टेंशन यहाँ सकते थे कि एक्सेलरेशन इसका नीचे इसका ऊपर 2g माइनस g। मेरे ख्याल से मास्टर ने बात समझा दी है बेटा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बात बताई थी। चलो मास्टर को पढ़ाने दो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सटेंशन इन बोथ दी स्प्रिंग्स। बेटा ये दो स्प्रिंग है, आपको दोनों के अंदर एक्सटेंशन बतानी है। इन दोनों के अंदर एक्सटेंशन कितना खिंचाव आया दोनों स्प्रिंग में। मेरी एक राय सुनो, ठीक है, मेरी एक राय सुनो। वैसे मेरी एक दोस्ती, उसका नाम संज्ञा राय था तो वो राय नहीं, मेरी एक राय सुनो। राय क्या है, स्कूल में मुझे एक लड़का बहुत पीटता था, उसका नाम अभिषेक राय था, ठीक है। जिंदगी में दो राय है मेरे। हाँ तो हाँ याद रखना, सबसे नीचे वाले मास से खेल स्टार्ट करना, सबसे नीचे वाले मास से खेल शुरू करना। यही तो फायदा होता है बेटा एक्सपीरियंस मास्टर के पास आने का, वो आपको ये भी बताता है कहां से कहानी शुरू करो, सबसे आसान पड़ जाए। हमेशा जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मास के नीचे मास, मास के नीचे मास, स्ट्रिंग में फंसा हो, स्प्रिंग में फंसा हो, इसको अपनी हैबिट बना लो, सबसे नीचे वाले मास से खेल शुरू करेंगे। आगे आपको इलास्टिसिटी में भी ऐसे सवाल मिलेंगे, तो सबसे नीचे वाले मास से कहानी को शुरू करते हैं बेटा। अच्छा ये नीचे खींचेगा 2g से, यहां ऊपर लगेगी स्प्रिंग फोर्स, खेल खत्म, पैसा स्प्रिंग फोर्स। तो हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। बेटा स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की तरह फील करो ना, 2g इधर खींचेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, स्प्रिंग फोर्स ऊपर कितनी हो गई 2g। बेटा स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है kx इज इक्वल टू 2g। मान लेते हैं इसमें कितना खिंचाव आया है, x आया है, तो हमने बोल दिया kx इज इक्वल टू 2g। बेटा यहाँ से k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाओ। k का वैल्यू कितना है 100 इंटू x 2 इंटू 10। बेटा 0 से 0 मर गया, 2/10 0.2 मीटर। इसमें कितना खिंचाव आया है, इसमें खिंचाव आया है 0.2 मीटर का। सबसे पहले नीचे वाला बेटा, ऊपर वाले मास को पकड़ते हैं, 1 kg को पकड़ते हैं बेटा जी, है ना। पहले इसको कर लिया फर्स्ट इसको किया हमने, ठीक है, पहले नीचे वाले को। अब ऊपर वाले को पढ़ते हैं बेटा 1 kg को। 1 kg को देखो, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 1g, नीचे की तरफ इसी स्प्रिंग की फोर्स बेटा FSP जो निकाल चुके हो, इसी स्प्रिंग की फोर्स। ऊपर की तरफ बेटा इस स्प्रिंग की। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको कि बीच में मास आता है तो टेंशन बदल जाता है, और मैंने कहा स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की तरह देखो, तो बीच में मास आएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो जाएगा। मैंने बताया ना, बीच में कहीं मास आए तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग लेते हैं बेटा। सेम उसी तरह से अगर बीच में कहीं मास आ जाए तो दोनों तरफ स्प्रिंग फोर्स भी अलग अलग हो जाती है। तो बेटा ये FSP रखते हैं, इसको F डैश बोल देते हैं। चलो स्प्रिंग फोर्स को F डैश बोल दिया। अब 1g का हम लोग इक्विलिब्रियम देखें, 1 kg की बात करें, अब हम लोग 1 kg की बात करें, 1 किलोग्राम की बात करें, तो बेटा जी फोर्स कितनी है, नीचे की तरफ 1g, नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स, और ऊपर की तरफ नई वाली स्प्रिंग फोर्स, जो नई वाली स्प्रिंग की ऊपर की स्प्रिंग की। तो बेटा कितना हो जाएगा, F डैश इज इक्वल्स टू FSP प्लस 1g। बोलो सही है। F डैश ऊपर की तरफ इस स्प्रिंग की फोर्स, नीचे की तरफ, देखो बात समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना सवाल तो कोई भी उड़ा सकता है ना। सवाल करने का एक तरीका जो आप सीख के आए हो 2 साल में, वो तरीका बेटा आपको छोड़ना पड़ेगा। कौन सा तरीका मास्टर, आंसर देखकर किसी तरह से आंसर लाने का तरीका। हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, छोड़ दो, वरना इस साल भी भूल जाओ कि फिजिक्स में तुम 80 नंबर से ज्यादा पा पाओगे। 80 तो पा ही जाओगे साल भर पढ़ के मेरे साथ, 6 महीना पढ़ के 80 तो पाओगे ही। बहुत ही नालायक होगे, नहीं पढ़ लोगे। जो सीरियस बच्चा 80 तो पाएगा ही। पर अगर वो सीरियस बच्चा छोटी सी, मैं ये चीज बहुत बताऊंगा 6 महीने में, आपको सबसे ज्यादा जरूरत नहीं बात होती है कि अगर आप आंसर देख के किसी तरह से अपना आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो और आप ऐसा 1-2 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो आप। बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करो, गलत आंसर आता है तो वो सही है। देखो इस पे फोर्स नीचे की तरफ क्या लगेगी 1g। अच्छा बेटा इसमें जैसे ऊपर स्प्रिंग फोर्स है, यहां नीचे होगी, क्यों बेटा, टेंशन वाला कंसेप्ट, टेंशन वाला कंसेप्ट ये है। मान लो यहां टेंशन T ऊपर, यहां टेंशन T नीचे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। ऐसे सोचो ना, ये खिंचाव आया, क्या आया खिंचाव, ये क्या आया खिंचाव। आपने स्प्रिंग को खींच दिया, स्प्रिंग को खींच दिया बेटा, जब इसको खींचोगे तो ये क्या होगा, खिंचाव आएगा इसमें ऐसे। तो यहां क्या आएगी बेटा, स्प्रिंग फोर्स U FSP, और ऊपर F डैश। तो बेटा कितना हो गया, F डैश इज इक्वल्स टू FSP 1g, F डैश इज इक्वल्स टू FSP की वैल्यू शायद हमें पता है कितनी आई है, 2g के बराबर है। FSP किसके बराबर है, 2g के बराबर है। FSP 2g के बराबर प्लस g। बेटा F डैश कितना हो गया 3g। अब F डैश किसके बराबर होगा, k x डैश बोल देते हैं, यहाँ पे x डैश एक्सटेंशन मान लेते हैं, कितना हो गया 3g। बेटा k की वैल्यू फिर से 100 इंटू x डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 10, 0 से 0 मर गया, x डैश आया 0.3 मीटर। यहाँ कितना एक्सटेंशन हुआ, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। JMD बोल, आगे बढ़ जाऊं, ये कितना बड़ा है 0.3, ये कितना बड़ा है 0.2, क्लियर है एकदम, क्लियर है। अच्छा ये वाला देखो ज्यादा एक्सटेंड हुआ, इसमें ज्यादा खिंचाव आया। बहुत ही सिंपल है भाई, यहां से मास जो लगा ये भी तो खींच रहा है, इस वाले को, इस वाली स्प्रिंग को ये भी खींच रहा है और नीचे से ये भी खींच रहा है, क्लियर है। JMD 0.2 और 0.3, 0.1 0.2 नहीं 0.2 नहीं 0.3 0.3 0.2 और 0.3, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ गया मेरे दिल का सुकून, कट्टम कुट्टा। 2 blocks are connected by a spring, the combination is suspended at rest from a string attached to the ceiling as shown in figure. The string breaks suddenly, find the acceleration of block A and block B just after the string is cut, जैसे ही स्प्रिंग को काटा वैसे ही। अब बताओ क्या किया जाए। एक बच्चा कह रहा वीडियो बहुत स्लो चल है ना, इसमें क्या पढ़ा के आगे तो चल स्लो ही चलता है ना, मास्टर और तेज तो भाग नहीं सकता। चलो जब ये वीडियो खत्म हो जाए, इसका रिकॉर्डेड सेशन 4:30 पे आ जाए तो 4:30 पे आ जाना बेटा, उस टाइम आप इसको इंटू 2 की स्पीड पे देखना, मैं उछलता कूदता पढ़ाऊंगा, है। चल बेटा जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले स्प्रिंग इज कट, कभी भी कट्टम कुट्टा हो, तोड़ने की बात हो, तो बेटा इसका प्रोसीजर क्या है, पहले प्रोसीजर समझो।
देखो ऐसे सवालों में आप आंसर मैच करा देते हो कहीं से भी करके, चलो ऐसे आंसर मैच करेगा तो एक में करेगा, दूसरे में फ्लॉप हो जाएगा, दूसरे में करेगा, तीसरे में फ्लॉप हो जाएगा। प्रोसीजर सुनो। पहला कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम। सेकंड, स्प्रिंग फोर्सेस, कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम। सेकंड स्टेप क्या किया जाए, नाउ कट द स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो भी लिखा है। पहला क्या काम करो, पहले आप स्प्रिंग फोर्सेस निकाल लो इक्विलिब्रियम पे। चलो शुरू करते हैं। पहले आप इक्विलिब्रियम ढूंढोगे। पहले आप क्या ढूंढोगे बेटा जी, पहले आप इक्विलिब्रियम ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे बेटा जी, पहले आप इक्विलिब्रियम ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, इक्विलिब्रियम। चलो कहां से शुरू करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम के लिए, नीचे वाले मास से। कहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले मास से। कहां से, नीचे वाले से। बेटा यहां फोर्स लगेगी mg, ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी fsp, सही है। नीचे फोर्स लगी mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स fsp। यार इसको fs बोलना स्टार्ट करते हैं, बड़ा लंबा हो जा रहा है fsp। हाँ, नीचे फोर्स mg, ऊपर फोर्स fs। अच्छा, तो अगर हम ब्लॉक m की बात करें, भाई इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम है कि नहीं। Two blocks are connected by spring. The combination is suspended. The combination is suspended at rest. At rest, एकदम आराम से रखा हुआ है, at rest, इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो हम पहले इस इक्विलिब्रियम को एनालाइज करते हैं। तो बेटा जी स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो गई, mg के बराबर हो गई। इतना तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि मास m का इक्विलिब्रियम होगा। मास m की अगर हम बात करें, मास m की अगर हम बात करें, तो मास m की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी बेटा जी, mg के बराबर होगी। अब जरा 2m को ध्यान से देखो, 2m पे लगने वाली फोर्सेस देखो। नीचे की तरफ फोर्स 2mg, क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की दिशा ऐसी हो जाएगी, टेंशन की तरह, अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन की तरह अवे फ्रॉम, इधर ऐसे लगी, इधर ऐसे लगी, है कि नहीं। इधर ऐसे खींचा तो ऐसे, इधर भी खिंचा हुआ या तो ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स की तरह इधर एफएस, इधर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टेंशन टी भी आएगा। तो अगर मैं 2m की बात करूं, अब 2m की बात करूं तो ऊपर क्या है, टेंशन टी, नीचे क्या है, एफएस प्लस टेंशन टी, नीचे क्या है, एफएस प्लस 2mg, ठीक है। बेटा टेंशन इज इक्वल टू एफएस कितना है, mg प्लस 2mg, ठीक है। तो बेटा टेंशन फोर्स कितनी हो गई, 3mg, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमें क्लियर हो चुका है। अब पहले क्या करना है, पहले इक्विलिब्रियम। अब काटो पीटो जो करो, अब काटो पीटो भाई, अब चालू करो अपना खेल। क्या काटने को बोला है, स्प्रिंग काटा है कि स्ट्रिंग काटा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जस्ट आफ्टर देखो क्या बोला, जस्ट आफ्टर, तुरंत, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्या काटने को बोला है, स्ट्रिंग काटने को बोला है। स्ट्रिंग इज कट। बेटा जैसे ही स्ट्रिंग काटोगे, कुछ जैसे ही स्ट्रिंग काटोगे, जैसे ही स्ट्रिंग को आप कुछ से काटोगे, वैसे ही क्या होगा बेटा, ये स्ट्रिंग यहां से टूट जाएगी। टूटते ही इसमें टेंशन खत्म हो गया। सो स्ट्रिंग इज कट, टेंशन टी बिकम्स जीरो। स्ट्रिंग ही खत्म भाई, स्ट्रिंग में खिंचाव था, काटा, टेंशन टी जीरो। अब दोनों मासेस को अलग अलग एनालाइज करते हैं। चलो किसको करें, 2m को एनालाइज करते हैं। अब 2m की बात करते हैं बेटा। 2m पे लगने वाली फोर्सेस देखो, नीचे की तरफ एफएस तो रहेगी, स्प्रिंग थोड़ी ना कटी है, बात समझो। ये स्प्रिंग नहीं कटी है, क्या कटा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कटा है। कई बच्चे कह रहे हैं वीडियो क्वालिटी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा। बेटा बता रहे हैं, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, हर चीज का सोल्यूशन है। यकीन फिजिक्स वाला @gmail.com, यकीन फिजिक्स वाला। यार आज बहुत बढ़िया मूड है, खराब मत करना बस, ठीक है। हाँ तो 2m है, नीचे की तरफ एफएस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने नीचे देखो स्ट्रिप चला दी, काली पट्टी आएगी नीचे। मेरे में तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी आई है, काली पट्टी आ गई। हाँ वापस सवाल पे, ये 2m है बेटा, नीचे 2 एफएस तो रहेगा ही। देखो स्ट्रिंग काटा तो टेंशन जीरो हुआ, एफएस थोड़ी ना चेंज होगा। अगर स्प्रिंग काटते तो एफएस चला जाता, आपने स्ट्रिंग काटी तो टेंशन चला गया। अब 2m को नीचे एफएस है और बेटा 2mg है। मेरे को एक बात बताओ, ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं आएगा, हाँ या ना बोल बच्चा, ये नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों फोर्सेस नीचे खींच रही हैं, तो बेटा इसका नीचे एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, आएगा एक्सेलरेशन ए। बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, खेल खत्म। ए इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास, है कि नहीं। बेटा नेट फोर्स कितनी है इसके ऊपर, नीचे की तरफ एफएस और 2mg। एफएस की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, mg। नेट फोर्स कितनी हो गई, एफएस प्लस 2mg। मास कितना है बेटा, 2m। एफएस की वैल्यू कितनी है, mg। एफएस चेंज नहीं होगा, mg प्लस 2mg, 3mg/2m कितना आया, 3mg/2m। बेटा कितना आया, 3/2g। किसी ने सोचा था क्या, किसी ने सोचा था क्या, सब सी वी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सी बता रहे थे, 3/2g, ये है आंसर। अब दो हैं ऐसे, अब दो हैं ऐसे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3g/2, ए का मिल गया हमें, ब्लॉक ए है ना, 2m वाला, 3/2g। क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं ब्लॉक बी की, ब्लॉक बी की बात करते बेटा, ब्लॉक बी की बात करते हैं, जिसका मास यम है। अगर ब्लॉक बी की बात करें बेटा, स्ट्रिंग तो कट गई है, कचाकू कचाकू टू 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 का, ये बेटा अगर कट गई है, तो मास एम की बात करें बेटा, इस पे कितनी फोर्स है, नीचे की तरफ mg रहेगा, ऊपर की तरफ fs भी रहेगा। बेटा कटा तो ये है, ये तो नहीं कटा है, तो यहाँ पे fs है, यहाँ पे mg है। अब मुझे बताओ fs की वैल्यू कितनी है, fs की वैल्यू कितनी है। बेटा एक्सेलरेशन होगा, इसका चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू f नेट अपॉन मास। बेटा नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, fs
माइनस एम जी अपॉन एम, एफ एस माइनस एम जी। बेटा एफ एस की वैल्यू कितनी है? ओ एफ एस तो एम जी है, एम जी माइनस एम जी। ये तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, जी लो, इसका एक्सेलरेशन जी लो। बेटा फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी होता है, ये फ्री फॉल नहीं है, ये एक्सेलरेशन जी लो है, जी लो, एक्सेलरेशन जी लो। कितना आया? जी लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया मजा, आया मजा, धूम धड़का, धूम धड़का। मजा आया कि नहीं? अरे जी नहीं होगा कदे, एक्सेलरेशन जीरो आया उसका, जी मार रहा है अभी गधा। एक बच्चा बुरा मान गया, यूट्यूब पे लिख के कह रहा है ये देखो अलग पांडे को बच्चों को गधा कहता है, यहां से इसकी मेंटालिटी समझ में आती है। उस बच्चे को तो मैं और कुछ बोलना चाहता था पर वो बैच नहीं ज्वाइन किया था। एक बार पैसा दे दे इंसान, अंदर आ जाए, फिर उसको कुछ भी बोलो। मैं कोचिंग में भी ये करता था, फीस लेने के बाद बच्चे की डांट पीट स्टार्ट करता था, पहले नहीं समझ में आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार पैसा ले फिर बच्चे से, फिर जितना चाहे उसको परेशान करो। ठीक है बेटा, बड़ा आसान था। पहले सारा खेल खेल लो, है ना, पहले सारा खेल खेल लो कब? इक्विलिब्रियम पे। पहले सारा खेल खेल लो किस पे? इक्विलिब्रियम पे। पहले सारा खेल इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद जिस चीज को काटा है उसमें फोर्स जीरो। अगर स्ट्रिंग को काटेंगे तो यहाँ टेंशन जीरो, स्प्रिंग को काटेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद सारा खेल खेल लो, आसान। मैंने स्ट्रिंग को काटा, टेंशन जीरो, अब 2m पे नीचे की तरफ 2mg, नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स, तो बेटा भाई दोनों फोर्सेस नीचे तो एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा। क्लियर है? जेएमडी बोल, आगे बढ़े। mg माइनस एफ एस। हाय राम, इस बच्चे को नेशनल अवार्ड मिलेगा। एक बच्चा बोल रहा है कि मास्टर तुमने ये गलत लिखा है, वो कह रहा है कि mg माइनस एफ एस होगा मास्टर। मास्टर ये होगी इक्वेशन, ये देखो आइंस्टीन आ गए। बेटा तुमको तो मैं सैल्यूट करता हूं, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं आज रात भर पढ़ाई करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, कैसे कैसे बच्चे कह रहा है ये गलत है ये सही है, ऐसा लिखूं ना, बच्चे नोट्स भी पढ़ते हैं, सोचेंगे मास्टर पागल हो गया। क्लियर है? आ जाओ, चलो यार करके दिखाओ। Two blocks A and B of same mass m attached with a light string are suspended by a spring as shown in the figure. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. बेटा इसको सब लोग खुद से अटेम्प्ट मारेंगे तब मैं सॉल्व करूंगा, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे करने का। सब लोग खुद से अटेम्प्ट मारेंगे इसको, सब लोग अटेम्प्ट मारेंगे जल्दी से। Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. बेटा अटेम्प्ट मारेंगे जल्दी से, चलो अटेम्प्ट मारेंगे, चलो जल्दी से। I give you 1 minute time, अटेम्प्ट करेंगे भाई, ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा मास्टर, फिर मजा क्या? क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? पहले क्या निकालोगे? पहले क्या निकालोगे? प्रोसीजर क्या है ऐसे सवालों का? पहले कहां पहुंचो? इक्विलिब्रियम पे पहुंचो। इक्विलिब्रियम पे टेंशन निकाल लो, इक्विलिब्रियम पे एफएस निकाल लो, फिर आगे बढ़ो। फिर जो स्ट्रिंग या जो स्प्रिंग कटी है वहां का टेंशन या एफएस जीरो कर दो। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। बच्चे आज कह रहे हैं मास्टर का मूड क्यों अच्छा है। हाँ भाई इक्विलिब्रियम की बात करें, पहले किसकी बात करते हैं? हमेशा हमने बोला पहले किसकी बात करो बेटा? नीचू वाली की बात करो पहले, है ना, पहले नीचू वाली की बात करो। बेटा यहाँ नीचे फोर्स होगी mg, यहाँ नीचे फोर्स होगी टेंशन टी। ये बाबूलाल है इक्विलिब्रियम में, तो हम बोलेंगे टेंशन टी इज इक्वल्स टू mg। ओके, बस इतनी बात पता चलनी थी, टेंशन टी इज इक्वल्स टू mg। ओके बेटा हम बात करेंगे ब्लॉक ए की, जिसका मास m है। हाँ यहाँ कितनी फोर्स होगी? नीचे mg, टेंशन किधर होगा? इधर t, ऊपर क्या लगेगी? fs। क्लियर है? टेंशन टी mg ऊपर fs। बेटा इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा? fs इज इक्वल्स टू t प्लस mg, यही बनेगा। अच्छा t की वैल्यू mg को पुट कर देते हैं, mg प्लस mg, fs हो गया 2g। अच्छा इन बातों को संभाल के रखना। अब क्या करेंगे? अब काटो पीटो। चलो भाई अब काटने पीटने का कार्यक्रम चालू किया जाए। काटो पीटो कार्यक्रम चालू करते हैं। बेटा क्या काटा है हमने? क्या काटा है? Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. क्या काटा है? स्ट्रिंग को काटा है, स्प्रिंग नहीं काटी, स्ट्रिंग को काटा है। टुटुक 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 टियो टियो टिया टिया टिया। हाँ स्ट्रिंग को काटा है। स्ट्रिंग को काटने से क्या होगा? स्ट्रिंग इज कट। बेटा स्ट्रिंग को काटने से क्या होगा? स्ट्रिंग में बनने वाला टेंशन, टेंशन गया जीरो। अब बात करते हैं अलग अलग ब्लॉक की। किसकी बात की जाए? पहले पहले किसकी बात करें? ए की बात करें। आओ ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। बेटा ए का मास यम। अच्छा टेंशन तो गया, टेंशन तो गया। फोर्सेस क्या है? नीचे mg, ऊपर क्या फोर्स है बेटा? इसके ऊपर fs। बोलो सही है? क्लियर है? अगर ए की बात करें, अगर ए की बात करें, लेट हो रहा है क्या? तेजी पकड़े, चलो करते हैं। अगर ए की बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता हूं मैं। नीचे mg है और बेटा टेंशन तो जीरो है, ऊपर fs है, ठीक है। अब fs की वैल्यू कितनी है बेटा? 2mg है। fs की वैल्यू कितनी है? 2mg, तो डेफिनेटली बेटा ये ऊपर जाएगा, सभी को फील हो रहा होगा। fs की वैल्यू कितनी है? 2mg है, तो सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन से। बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? fs माइनस mg बाई m। बोलो क्लियर है? नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितनी हो गई? fs माइनस mg अपॉन m। fs कितना बेटा? 2mg माइनस mg अपॉन m। बेटा कितना हो गया? ये हो गया mg बाई m। ए कितना आया? g। ये कितना आया? जी। अब बेटा ऐसे सवालों में क्या होता है, यहाँ तो ऑप्शन में अक्सर खेल नहीं खेल रहा है, मास्टर की बात पे ध्यान दो। ऐसे सवालों के वो क्या करते हैं? वो पूछ लेते हैं कौन सा जी ऊपर है, कौन सा जी नीचे है। ध्यान दो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, तो यहाँ पे आप ये बात भी ब्रैकेट में डाल लो कि इसका एक्सेलरेशन जी तो है पर जी किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। कई बार आपसे एग्जाम में से भी खेल खेल सकता है, जी किधर है? ऊपर है। अब ब्लॉक बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। इसका मास भी एम ही है, कोई बात नहीं। बेटा बी की बात करें, बी पे नीचे की तरफ फोर्स
mg ऊपर की तरफ टेंशन t और बेटा स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग काटते ही टेंशन क्या हो गया है, टेंशन कितना हो गया है 0। तो बेटा b के ऊपर कौन सी फोर्स है नीचे की तरफ mg, बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g हो जाएगा, सिंपल mg/m g, बेटा वो भी किस तरफ डाउनवर्ड्स। तो दोनों का एक्सेलरेशन g है बेटा, पर b का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है और a का एक्सेलरेशन g अपवर्ड्स है, ये बात याद रखनी होगी, g डाउनवर्ड्स और g अपवर्ड्स। वैसे g दे रखा है इन्होंने तो g मार देते हैं, क्लियर है। क्या हुआ, बोर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है इतना अच्छा सवाल लेके आया फिर भी मजा नहीं आया है। कारे बचवा, काले मेघा पानी तो बरसाओ, कारे मेघा पानी तो बरसाओ। हाँ भाई आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट सवाल आ गया हम एग्जाम पे, नीट 2017। कई लोग शायद इसको रियल टाइम पे पेपर को देके आए हो सकता है इस बैच के अंदर। कई लोग शायद, बेटा एक कॉन्सेप्ट इस बैच में बंद किया है मैंने, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीट। ये मैंने बंद कर दिया। रिपीट का सिंपल कंसेप्ट है, यू कैन गो बैक वॉच द वीडियो अगेन, है ना, ये आपके पास हमेशा के लिए वीडियो। सो रिपीट का कोई मतलब नहीं, मैं वही बात फिर से बोलूंगा, मैं वही इंसान रहूंगा। चलो भाई, two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless string as shown in the figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut and respectively स्वाहा। क्या पूछ रहा है, the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively। जैसे ही स्ट्रिंग को काटा वैसे ही क्या एक्सेलरेशन होगा, रे बाबा है ना। पहले क्या है, आर कनेक्टेड बाय सब मासलेस हैं, ठीक है, सब बढ़िया एकदम, सब चिल। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम देखते हैं। बेटा यही कहानी एसएचएम में भी करनी होगी, एसएचएम के सवाल में भी ऐसे करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम देखते हैं, आओ इक्विलिब्रियम देखें। बेटा पहले किसका इक्विलिब्रियम देखोगे, मेरे ख्याल से नीचे वाले का, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ टेंशन t। तो अगर हम b की बात करें, बेटा इतने आसानी से बता रहा हूँ, एकदम हलवा बता रहा हूँ, इसके बाद भी आपको नहीं आ रहा। b की बात करें, मास m, नीचे mg, एकदम है कोविड-21 के पेशेंट आ गए हैं, ऊपर टेंशन t। बेटा इक्विलिब्रियम में है तो t इज इक्वल्स टू mg लगा देंगे, t इज इक्वल्स टू mg लगा देंगे, t इज इक्वल टू mg लगा देंगे, वाह भाई वाह, t इज इक्वल्स टू mg लगा देंगे, वाह भाई वाह। ब्लॉक ए की बात करते हैं, मास कितना है 3m, ठीक है, सैम नहीं है, जरा मास पे ध्यान देना, रट के मत आंसर मानना। मास कितना है 3m, इसकी बात करें 3m की। बेटा 3m पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ इसका वेट 3mg, ओके, नीचे की तरफ टेंशन t, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है सभी को। यहाँ पे 3m वाला मास, नीचे की तरफ 3mg, ऊपर की तरफ fs और नीचे की तरफ बेटा टेंशन भी तो लगेगी। तो अगर इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ fs, नीचे की तरफ 3mg और नीचे की तरफ टेंशन t। बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, fs इज इक्वल्स टू t प्लस 3mg। बेटा t की वैल्यू कितनी है mg, तो fs कितना हो गया mg प्लस 3mg 4mg हो गया। अब बेटा काटो पीटो, अब क्या करना है, अब बेटा काटो और पीटो और जो करना है करो, डू वट एवर यू वांट टू डू। काटो पीटो क्या काटा है, स्ट्रिंग इज कट, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रिंग इज कट, बेटा स्ट्रिंग को काटोगे टेंशन जीरो हो जाएगा, जिल्लो ले, यहाँ से स्ट्रिंग कट चाकू टू, आपने स्ट्रिंग काटी टेंशन जीरो हो गया। अब बात करते हैं पहले किसकी बात करें, एक ही, अब चाहे जिसकी बात करो। इक्विलिब्रियम देखते वक्त पहले नीचे वाला ब्लॉक लेना हमेशा, इक्विलिब्रियम देखते वक्त। अब बात चाहे काटने के बाद चाहे जिसकी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया इक्विलिब्रियम चाहे स्प्रिंग का क्वेश्चन हो चाहे स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना। अब आ जाओ इस पे ए पे, तो बेटा ए का मास कितना है 3m। अब बताओ कौन सी फोर्स चली गई, टेंशन, नीचे कितनी फोर्स 3mg, ऊपर कितनी फोर्स fs। बेटा fs की वैल्यू कितनी है 4mg। किधर जाएगा ये ब्लॉक, किधर जाएगा ये ब्लॉक, बताओ, टेंशन गया किधर जाएगा, ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन होगी fs माइनस, कितनी एक्सेलरेशन होगी बोलो, fs माइनस 3mg अपॉन मास कितना है 3m। fs कितना है बेटा 4mg माइनस 3mg, कितना हो गया mg बटे 3m, m कैंसिल, कितना आया g/3। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, अपवर्ड, g/3 डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड, है ना। अब बात कर लेते हैं b की बात करें बेटा, b पे नीचे फोर्स mg, ऊपर फोर्स टेंशन t, पर बेटा ये तो कट गया है, टेंशन t जीरो हो गया है, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स बचेगी mg, टेंशन t गया, बेटा डेफिनेटली नीचे जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा mg बटे m, m मर गया, g किधर, g किधर डाउनवर्ड्स। तो इसका आया है g/3 अपवर्ड्स और उसका g डाउनवर्ड्स। g/3 अपवर्ड्स, a का कितना आया है, a आया है g/3 इधर और b आया है नीचे g। अब देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, g, g/3 गलत, g/3, g सही हो सकता है, g, g नहीं, यही सही है, बट इसमें एग्जैक्ट सही ऑप्शन होना चाहिए था, इसका एक्यूरेट ऑप्शन होना चाहिए था प्लस g/3 माइनस g। तो अगर आपको कंफ्यूज करे तो ऐसा आंसर आना चाहिए, प्लस g/3 माइनस g। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ, क्लास टाइम पर लीजिए, टाइम पे, ये सब टाइम पे चल रहा है, पढ़ाई करो, अपनी बकवास मत करो यार। चलो तुम लोग की भाषणबाजी सुनने थोड़ी ना आता हूँ, मैं पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाऊंगा। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है K1 K2, ठीक है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तुम इन सब चीजों पे ध्यान देना छोड़ के तो अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो।
जो जितनी बकवास करेगा उसकी उतनी पीछे रैंक आएगी, जितनी बकवास करते जाओगे उतनी रैंक पीछे गिरती जा रही है। K1 K2 अब बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज में बेटा इन K1 K2 की जगह अगर हम इक्विवेलेंट K निकालें तो फॉर्मूला बनेगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे उनके साथ ये इनके साथ ये चीज सीरीज में होती है 1/K1 प्लस 1/K2। बेटा अगर पैरेलल में लगा दें, इसको पैरेलल कहते हैं, सीरीज पैरेलल तो समझ में आता होगा ना कि वो भी बताना है। सीरीज में क्या होता है बेटा कि दो स्प्रिंग आपस में जरूर जुड़ी होती है, सीरीज में दो स्प्रिंग आपस में जरूर जुड़ी होती है और पैरेलल में दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी नहीं होती है, एक छोर मास से एक छोर दीवार, एक छोर मास से एक छोर दीवार, है ना। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा K1 प्लस K2 आता है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। पैरेलल में वो फॉर्मूला आ गया जो रेजिस्टेंस में सीरीज में आता था। रेजिस्टेंस का उल्टा ऐसे याद रख सकते हो, कैसे याद कर रखो, रेजिस्टेंस का उल्टा। और रेजिस्टेंस का उल्टा एक जगह और मिलेगा आपको सिलेबस में, कहां पे मिलता है याद है क्या, कैपेसिटर में भी मिलता है, याद है रेजिस्टेंस का उल्टा और कहां पे मिलता है, कैपेसिटर में मिलता है। और अगर आपको सही से अच्छे तरह से याद हो तो थर्मल कंडक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, खैर उसका तो एकदम ही डिफरेंट फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, अरे कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स नहीं पढ़ा है, कैसे बताऊंगा, टू स्प्रिंग्स क्वेश्चन, अच्छा तो बहुत ही है, छी 2004, दिस इज बेटा छी, दिस इज नॉट अ सवाल, दिस इज छी। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज बाय इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। हां ये मैं कैसे करूंगा, ये जॉइंट इन सीरीज है। अब क्या करूं बेटा, सीरीज है तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2, ये तो बोल रहा है आर जॉइंड इन सीरीज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटा ये हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, 1/Ke इज इक्वल्स टू बेटा एलसीएम कितना हो गया K1 K2, यहां क्या हो जाएगा K2 प्लस K1। बेटा यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इक्विवेलेंट विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बेटा ये सबको पता होगा था, ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, इसको तो याद भी रखो, इसको तो याद भी रख सकते हो। ये तो याद भी रखो कि यहां पे अगर दो ही स्प्रिंग हो तो K इक्विवेलेंट ले फॉर टू स्प्रिंग्स। बेटा ये फॉर्मूला चलेगा फॉर n स्प्रिंग्स 1/K1 1/K2 1/K3। पर अगर दो स्प्रिंग है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, K1 K2 मास्टर बूढ़ा हो गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मास्टर को कोरोना तो नहीं हो गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझे कोरोना होगा तो मेरे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग, मान लो बेटा मेरे पास ये स्प्रिंग है, मान लो मेरे पास ये, बेटा 3m पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ इसका वेट 3mg, ओके, नीचे की तरफ टेंशन T, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है सभी को, यहाँ पे A 3m वाला मास, नीचे की तरफ 3mg, ऊपर की तरफ Fs, और नीचे की तरफ बेटा टेंशन भी तो लगेगी। तो अगर इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ Fs, नीचे की तरफ 3mg और नीचे की तरफ टेंशन T। बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, Fs इज इक्वल्स टू T प्लस 3mg। बेटा T की वैल्यू कितनी है mg, तो Fs कितना हो गया mg प्लस 3mg 4mg हो गया। अब बेटा काटो पीटो, अब क्या करना है, अब बेटा काटो और पीटो और जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। काटो पीटो, क्या काटा है, स्ट्रिंग इज कट, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्ट्रिंग इज कट। बेटा स्ट्रिंग को काटोगे टेंशन 0 हो जाएगा, झिल्लो ले झिल्लो ले झिल्लो, यहाँ से स्ट्रिंग कट कचाकू टाटा टाटा टू, आपने स्ट्रिंग काटी टेंशन 0 हो गया। अब बात करते हैं, पहले इसकी बात करें एक ही, अब चाहे जिसकी बात करो, इक्विलिब्रियम देखते हो पहले नीचे वाला ब्लॉक लेना हमेशा, इक्विलिब्रियम देखते हो। अब बात चाहे इसके काटने के बाद चाहे जिसकी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया इक्विलिब्रियम चाहे स्प्रिंग का क्वेश्चन हो चाहे स्ट्रिंग का क्वेश्चन, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना। अब आ जाओ इस पे ए पे, तो बेटा ए का मास कितना है 3m। अब बताओ कौन सी फोर्स चली गई, टेंशन, नीचे कितनी फोर्स 3mg, ऊपर कितनी फोर्स Fs। बेटा Fs की वैल्यू कितनी है 4mg। किधर जाएगा ये ब्लॉक, किधर जाएगा ये ब्लॉक, बताओ, टेंशन गया, किधर जाएगा, ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी Fs माइनस, कितनी एक्सेलरेशन होगी बोलो, Fs माइनस 3mg अपॉन मास कितना है 3m। Fs कितना है बेटा 4mg माइनस 3mg, कितना हो गया mg बटे 3m, m कैंसिल, कितना आया g/3। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, अपवर्ड, g/3 डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड, है ना। अब बात कर लेते हैं b की, b की बात करें बेटा, b पे नीचे फोर्स mg, ऊपर फोर्स टेंशन T, और बेटा ये तो कट गया है, टेंशन T 0 हो गया है, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स बचेगी mg, टेंशन T गया, बेटा डेफिनेटली नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा mg बटे m, m मर गया, g किधर, g किधर डाउनवर्ड्स, तो इसका आया है g/3 अपवर्ड्स और उसका g डाउनवर्ड्स, g/3 अपवर्ड्स, a का कितना आया है, a आया है g/3 इधर और b आया है नीचे g। अब देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, g, g/3 गलत, g/3, g सही हो सकता है, g, g नहीं, यही सही है, बट इसमें एग्जैक्ट सही ऑप्शन होना चाहिए था
इसका एक्यूरेट ऑप्शन होना चाहिए था प्लस जी बाई थ्री कॉमा माइनस जी। तो अगर आपको कंफ्यूज करे तो ऐसा आंसर आना चाहिए, प्लस जी बाई थ्री माइनस जी। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ। क्लास टाइम पर लीजिए, टाइम पे, ये सब टाइम पे चल रहा है, पढ़ाई करो, अपनी बकवास मत करो यार। चल तुम लोग की भाषणबाजी सुनने थोड़ी ना आता हूँ, यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाऊंगा। चल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, K1 K2, ठीक है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तुम इन सब चीजों पे ध्यान देना छोड़ के तुम अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो। जो जितनी बकवास करेगा उसकी उतनी पीछे रैंक आएगी, जितनी बकवास करते जाओगे उतनी रैंक पीछे गिरती जा रही है। K1 K2, अब बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज में, बेटा इन K1 K2 की जगह अगर हम इक्विवेलेंट K निकालें तो फॉर्मूला बनेगा 1 by K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by K1 प्लस 1 by K2। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे उनके साथ ये, इनके साथ ये चीज सीरीज में होती है, 1 by K1 प्लस 1 by K2। बेटा अगर पैरेलल में लगा दें, इसको पैरेलल कहते हैं, सीरीज पैरेलल तो समझ में आता होगा ना, कि वो भी बताना है। सीरीज में क्या होता है बेटा कि दो स्प्रिंग आपस में जरूर जुड़ी होती है। सीरीज में दो स्प्रिंग आपस में जरूर जुड़ी होती है, और पैरेलल में दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी नहीं होती है। एक छोर मास से एक छोर दीवार, एक छोर मास से एक छोर दीवार, है ना। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा, K1 प्लस K2 आता है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। पैरेलल में वो फॉर्मूला आ गया जो रेजिस्टेंस में सीरीज में आता था। रेजिस्टेंस का उल्टा ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद कर रखो, रेजिस्टेंस का उल्टा। और रेजिस्टेंस का उल्टा एक जगह और मिलेगा आपको सिलेबस में, कहां पे मिलता है याद है क्या, कैपेसिटर में भी मिलता है, याद है। रेजिस्टेंस का उल्टा और कहां पे मिलता है, कैपेसिटर में मिलता है। और अगर आपको सही से अच्छे तरह से याद हो तो थर्मल कंडक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, खैर उसका तो एकदम ही डिफरेंट फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, अरे कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स नहीं पढ़ा है, ऐसे कैसे बताऊंगा। टू स्प्रिंग्स, अच्छा तो बहुत ही है, छी छी 2004, दिस इज बेटा छी, दिस इज नॉट अ सवाल, दिस इज छी। Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series by effective spring constant of the combination। हाँ ये मैं कहीं से करूंगा, ज्वाइंट इन सीरीज है। अब क्या करूं बेटा, सीरीज है तो 1 by K equivalent is equals to 1 by K1 plus 1 by K2, ये तो बोल रहा है। are joined in series, the effective spring constant of the combination, बेटा ये हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, 1 by KE is equals to, बेटा एलसीएम कितना हो गया, K1 K2, यहाँ क्या हो जाएगा K2 plus K1। बेटा यहाँ से K equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K equivalent will be K1 K2 upon K1 plus K2। बेटा ये सबको पता होता था, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, इसको तो याद ही रखो, इसको तो याद भी रख सकते हो। ये तो याद भी रखो कि यहाँ पे अगर दो ही स्प्रिंग हो तो K equivalent फॉर 2 स्प्रिंग्स, बेटा ये फॉर्मूला चलेगा फॉर n स्प्रिंग्स, 1 by K1 1 by K2 1 by K3। पर अगर दो स्प्रिंग है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, K1 K2 मास्टर बूढ़ा हो गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, मास्टर को कोरोना तो नहीं हो गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझे कोरोना होगा तो हम लोग पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग, मान लो बेटा मेरे पास ये स्प्रिंग है, मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है, अच्छा मान लो स्प्रिंग की लेंथ L है, ओके सर जी L है, ओके सर जी कितनी लेंथ है L है, ठीक है ऊपर लिख देता हूं, इसकी लेंथ कितनी है L, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K है, कितना है K है, कितना है K है। मान लो इसको काट दूं आधा आधा, इसको मैं आधा आधा काट दूं तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, इस आधे का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K, इस आधे का 2K। कहने का मतलब आपको ये समझना है जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बेटा मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और मैंने इसको काटा है समझ में आया कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो आपने आधा आधा किया तो स्प्रिंग डबल डबल हो गया, आप 1 by 3 1 by 3 1 by 3 करोगे तो ट्रिपल ट्रिपल हो जाएगा, आप 1 by n 1 by n 1 by n करोगे तो n के तक हो जाएगा। यहां से ये लॉजिक तो क्लियर ही हो गई होगी। अगर मैं बोलूं कि इसी स्प्रिंग को मैं 1 2 3 पार्ट में काट दूं, L by 3 L by 3 और L by 3 में, तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका 3K और 3K हो जाएगा। क्लियर है, जितने गुना लेंथ कम करोगे उतने गुना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अच्छा मान लो मैंने कहा कि मैंने इस स्प्रिंग को ऐसा काटा इन द रेशियो ऑफ लेंथ 1:3,
1:3. फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ पार्ट्स. रेशियो ऑफ लेंथ 1:3. चलिए स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए. 1:3 स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए. 1:3 स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं. 1:3 स्प्रिंग कांस्टेंट. रेशियो नहीं बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, रेशियो नहीं बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है. बड़े चला गए. 1:3 तो सर 3:1 का रेशियो होगा. मास्टर इतना बेवकूफ थोड़ी ना कि ऐसा सवाल पूछा हो. वैल्यू बताओ. 3K. अच्छा बेटा, पूरी स्प्रिंग का K है, तुम इसका 1:3 करोगे 3K हो जाएगा. ये 3K हो जाएगा. सोच के बोलो. गलत. यही तो कॉन्सेप्ट की दिक्कत है. यही तो दिक्कत है कॉन्सेप्ट की. आपने सुना K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. आपने सोचा कटम पिटम किया तो उल्टा करके बढ़ा दे. नहीं बेटा, उल्टा पीटा करके बढ़ा दे. दिमाग लगाओ, सोचो जरा. बेटा पूरी लेंथ अगर L मान लो, अगर पूरी लेंथ को मैं L मान लो, पूरी लेंथ को L मान लो, तो बेटा ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ L हो गई 1:3. तो बेटा ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1/1 + 3 4 मल्टीप्लाइड बाई L. बोलो समझ में आया. ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3/3 + 1 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई L. बोलो अब समझ में आया. बेटा लेंथ तो निकालो. टोटल लेंथ अगर L मान लें, अगर टोटल लेंथ को हम L मान लें तो बेटा ये लेंथ कितनी होगी टोटल. हाँ 4K 2K गलत कर रहे हो. तुमसे रेशियो कोई पूछ नहीं रहा, तुमसे K पूछे जा रहा है. तुम गलत सोच रहे हो. 4K 4K सब गलत. मैंने कहा टोटल लेंथ L है. ठीक. बेटा ये लेंथ कितनी है, अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी है L/4. और ये कितनी है 3L/4 है. 1:3 में डिवाइड करोगे. ये L/4 है, ये 3L/4 है. कैसे निकला 1/1 + 3 4 मल्टीप्लाइड बाई L. बेटा ये लेंथ कितनी है 3/3 + 1 4 मल्टीप्लाइड बाई L. बेटा यहाँ लेंथ कितनी हुई L/4. कितनी हुई L/4. लेंथ 4 गुना कम हुई, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ गया 4K. यहाँ लेंथ क्या है 3/4L. तो स्प्रिंग कांस्टेंट उल्टा कर दो 4K/3. आया क्या, आया क्या. चलो बताओ इनका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ. स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का. अब आ जाएगा, नहीं आया तो. स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का. डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए. यहाँ का बेटा ये लेंथ कितनी हुई टोटल लेंथ अगर मैं L मान लूं, टोटल लेंथ यदि मैं L मान लूं, यदि कदाचित मैं टोटल लेंथ को L मान लूं, तो बेटा ये लेंथ कितनी हुई 2/2 + 3 + 4 2 3 5 4 9 2/9L. ये कितनी हो गई 3/3 + 2 5 4 9L. ये कितनी हो जाएगी 4/4 3 7 2 9L. बेटा लेंथ कितनी हो गई 2/9. तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका पलट दो 9/2K. बेटा लेंथ कितनी हो गई 3/9. स्प्रिंग कांस्टेंट 9/3K. 4/9 स्प्रिंग कांस्टेंट 9/4K. बोलो अब आ गया, बात समझ में आई, बात क्लियर है. अरे जोर से बोलो जय माता दी. क्लियर है. 9/2K 9/3K 9/4K. क्लियर, क्लियर. सवाल. A spring of 4 constant K is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series and 2017 का सवाल है आपका. A spring of 4 constant K is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and new force constant is K double dash. Then K dash is equals to K dash is to K double dash is. बोल रहा है क्या, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series, तब फोर्स कांस्टेंट कितना है K dash. Then they are connected in parallel, तब फोर्स कांस्टेंट कितना है K double dash. Then K dash is equals to K dash. बेटा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K. A spring of force constant K.
a spring of force constant K is cut into lengths of 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3। बेटा यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट 1:2:3, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1 बटे 1 2 3 और 3 6, ये L/6 हो गई लेंथ। यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी डिफरेंट पार्ट की, अगर इस पूरी लेंथ को मैं L मान लूं तो ये लेंथ कितनी हो गई 1 2 3 और 3 6, L/6 ये कितनी हो जाएगी 2/6, ये कितनी हो जाएगी 3/6। बोल सही है। 1/1 + 2 + 3, 3 3 6 L, 2/2 + 1 + 3 6, 3/3 + 2 + 1 6। तो बेटा लेंथ कितनी कितनी हो गई इन पार्ट्स की 1:2:3। बेटा लेंथ कितनी कितनी आ रही है L/6, फिर लेंथ कितनी है L/3, फिर लेंथ कितनी है L/2। तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना हो जाएगा L/6, इसका कितना हो जाएगा 6 के, L/3 कितना हो जाएगा 3 के, L/2 कितना हो जाएगा 2 के। बोलो आया आंसर भी आ गया लोगों का, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, आई एम सो हैप्पी। तो चलो खत्म करते हैं इसको। मैंने बोला ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग की लेंथ L, इसको काटा है मैंने 1:2:3 के रेशियो में। बेटा ये लेंथ कितनी हो गई 1/6 इंटू L, 2/6 इंटू L, 3/6 इंटू L। बेटा ये कितना हो गया L/6, L/3, L/2। बेटा अगर L/6 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, लेंथ 6 गुना कम हुई, स्प्रिंग कांस्टेंट 6 गुना बढ़ जाएगा। लेंथ 3 गुना कम हुई, लेंथ 2 गुना कम हुई। क्लियर। अब बोला है इनको सीरीज में जोड़ो और पैरेलल में। बेटा इनको सीरीज में जोड़ेंगे, 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। बेटा बड़ा आसान होता है, 6 और 3 का आंसर 2 आता है और 2 और 2 का आंसर 1 आता है, 1 आना चाहिए। ये मेरे साथ रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे समझ जाओगे। 6 और 3 ये पैरेलल वाला फॉर्मूला एक्चुअल में रेजिस्टेंस का, तो 6 3 का 2 और 2 और 2 का 1 आता है। फिर भी यहाँ कर लेते हैं 1/6k + 1/3k + 1/2k। बेटा एलसीएम हो जाएगा 6k, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ 2 3 6, 6/6। बेटा 6 और 6 कैंसिल हो गया, k इक्विवेलेंट कितना आ गया है, इसको k डैश बोला है शायद, कितना आ गया है k, इसको क्या बोला है सीरीज वाले को इन्होंने k डैश बोला है, के इक्विवेलेंट को k डैश बोला है, सीरीज के k डैश बोला है और पैरेलल में शायद k डबल डैश बोल दिया है। सीरीज के k इक्विवेलेंट को k डैश और पैरेलल के डबल डैश। पैरेलल की बात करें बेटा पैरेलल तो यही नहीं पड़ जाएगा, पैरेलल तो निपट ही जाएगा भाई। k इक्विवेलेंट को क्या बोला है k डबल डैश बोला है ना। तो बेटा k इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल का k1 + k2 + k3। बेटा क्या हो जाएगा 6 + 3 9 2 11, 9 2 11 हो जाओ 11k। तो k डबल डैश कितना हो गया 11k। अब बेटा इनका रेशियो कितना हो जाएगा k:11k 1:11। सभी को क्लियर है, k:11k 1:11 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। चलो बेटा यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग आ गए हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी हम लोग पहुंच चुके हैं सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये सीधा सीधा नीट में पूछा जा सकता है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। कहां पे वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। कहां वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, बड़ा आसान है बेटा। ठीक है, अपना नया टॉपिक आ गया है, सीडो फोर्स की तरफ जा रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। बेटा बहुत सिंपल है, अगर फ्रेम समझते हैं ना बेटा, जहां सारा खेल हो रहा है, जहां सारा खेल हो रहा है, मान लो एक फ्रेम है, इस पे ये बंदा भी खड़ा है, इस पे ये बंदा भी खड़ा है, राजू श्याम ये दोनों खड़े हैं। इस फ्रेम का बात सुनेंगे ध्यान से, इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन हो अगर वो 0 है, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 फॉर फ्रेम ऑफ फ्रेम का, बंदे का नहीं,
बंदी का नहीं, राजू श्याम का नहीं, फ्रेम का। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा वो इनर्शियल फ्रेम है, न्यूटन्स लॉस वैलिड है, खत्म। तो न्यूटन्स लॉस वैलिड है और ये इनर्शियल फ्रेम है। न्यूटन्स लॉस वैलिड है और ये इनर्शियल फ्रेम है, खत्म। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा बात बनता है, सवाल बनता है इसके अंदर कि चलो बात करते हैं। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटा, मान लो आपका जो फ्रेम है उसमें नीचे पहिया लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां फिर से खड़े कौन, ए राजू, श्याम, ठीक है। अच्छा, अब आपका फ्रेम चलने लगे किसी एक्सेलरेशन से वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 10 100 करोड़, कुछ भी, किसी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है। अगर बेटा आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो बेटा न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। सुनना ध्यान से, न्यूटन्स लॉज वैलिड हैं, आर नॉट वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। अगर इसी फ्रेम में आप खेल खेलने लगो, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारा खेल खेलने लगोगे, तो न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हो तो न्यूटन्स लॉज ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं, पहली बात सुनो, न्यूटन्स लॉज वैलिड है, पर विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम वैलिड नहीं। एक बात अभी धीमे से और समझ आएगी, अभी के लिए अपन ये रट लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं। अभी इतना समझ लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन 0, नॉन इनर्शियल फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? अभी इतना। यहां न्यूटन्स लॉज वैलिड है बेटा, यहां भी वैलिड है, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम नहीं। अगर इसी फ्रेम के अंदर बैठ के ये राजू और श्याम अगर न्यूटन्स के लॉ लगाएंगे तो आंसर गलत आएंगे। अगर ऐसे फ्रेम में बैठ के राजू और श्याम ऐसे एचसी वर्मा से पढ़ेंगे कि भाई न्यूटन्स लॉ में ये लिखा है और वही अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा। फिर उनको लगेगा यार ये न्यूटन तो गलत लॉ बना के गया है। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है वैसे, क्योंकि फ्रेम के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चल सकता वो कैसे फ्रेम में है। आज आपको और हमको ये लग रहा है कि हम लोग इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, धड़ाधड़ हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, पूरी हमने ये पूरे स्ट्रक्चर, पूरी मैकेनिक्स, पूरा जितना भी हमने सब किया है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स तो हमारी सेम है, बेसिक फिजिक्स तो सेम। मैं 1 मिनट बोलूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, सुन लो। हमारी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, हमारा पूरा बेसिक मैकेनिक्स, हमारा सारा स्ट्रक्चर सब बेस्ड है किस पे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहां लगती है, इनर्शियल फ्रेम पे। फ्रेम के अंदर बैठे व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो एक्सेलरेटेड है या नहीं है। भाई साहब अर्थ लगातार गोल गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, साथ ही साथ वो संख्या लगभग चक्कर लगा रही है। भाई जो चीज रोटेट करेगी उसके पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जो चीज गोल गोल घूमेगी उसके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अर्थ इटसेल्फ इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, अर्थ इटसेल्फ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर भी हम सारी कैलकुलेशन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम। हमें क्या पता, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आसमान में रुके हुए हैं, क्या पता ग्रेविटी फेक हो, हम लोग आसमान में गिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार हमें लगता है कि हमको अर्थ नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्या पता ये सब फेक हो, ऐसा हो रहा हो कि अर्थ बहुत तेजी से ऊपर आ रहा हो, उसके लिए हम अपने ऊपर सीडो फोर्स लगाते हैं और नीचे जा रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बकवास बातें हैं, जिनमें आपको नहीं घुसना है, इसीलिए बताया। आपको किसी किताब से इसकी रीडिंग नहीं करनी है। मेरा आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है, डोंट रीड फ्रॉम एनी बुक। और एससी बड़ा मतलब छूना मत इसमें। क्यों? क्योंकि ड्रॉप ईयर में अभी 11th में होते, चूजे होते, मैं बोलता खूब पढ़ो, खूब मजे लो, मजा आ जाएगा तुमको इसको पढ़ के। तुम्हारे पास समय नहीं है इन सब चीजों के लिए, कभी लाइफ में आगे कर लेना। डोंट रीड एनी बुक फॉर दिस। जितना मैं बताऊं उतना सच मानना, सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूं। अब ये ना बोल देना अलग पांडे ने कहा किताब ही नहीं पढ़नी चाहिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किसी किताब से थ्योरी मत पढ़ना, सवाल करने को करो, थ्योरी मत पढ़ना किसी भी किताब की, ठीक है? किसी भी किताब की बेटा, किसी भी किताब की। परम श्री हमारे गुरु एचसी वर्मा सर की किताब बिल्कुल मत छूना, क्योंकि वो बहुत अच्छा बताया। तुम्हारे पास समय नहीं है उस बहुत अच्छा को इमेजिन करने का, उसकी फील लेने का। वो ऐसा नहीं है कि आईटी के लिए टारगेट या नीट के लिए टारगेट, वो उन्होंने पूरी फील बताई इसकी। और भाई बहुत रिस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया, बट आपको जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, मैं आपसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक लिफ्ट है, बेटा तेजी पकड़ते हैं वरना आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे, फिर मास्टर एक्स्ट्रा टाइम आएगा तुम गुस्सा होगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक लिफ्ट है, और मान लो ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है 4 मीटर पर सेकंड है। हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी लिफ्ट है, इसमें भी हमारे पास एक बंदा है, और ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है, सपोज कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमारे पास एक और लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, और ये लिफ्ट मान लेते हैं ऊपर को जा रही है, ये लिफ्ट नीचे को आ रही है, ये लिफ्ट नीचे को आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमारे पास एक और लिफ्ट है, और बेटा ये रुकी हुई है,
बताओ यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम कौन कौन सा है? चलो ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, बताएं। हाँ बेटा बहुत अच्छी किताब है, डीसी पांडे सर की ऑब्जेक्टिव नीट की किताब आती है, बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के कर सकते हो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी और की बुक प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं खुद अपनी बुक लिख रहा हूँ जिसकी लॉन्च आई होप जल्द से जल्द हो सके। मैं खुद अपनी किताब लिख रहा हूँ, नीट फिजिक्स की ही टारगेटेड किताब लिख रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर के मैंने टारगेट किए हैं 50 से लेकर 75 सवाल दूंगा, ठीक है, तो काफी हद तक कंप्लीट भी हो गई है। बेटा ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? कई लोग कह रहे हैं नॉन इनर्शियल है, नहीं बेटा ये इनर्शियल फ्रेम है। बेटा यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी है, यहाँ का एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, जीरो। बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी का मतलब नहीं है एक्सेलरेशन से मतलब है, बात दिल में उतारो, नीट इसी लेवल के सवाल पूछेगा आपसे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है बेटा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। हमें एक्सेलरेशन से मतलब है, ये फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड, ये वेलोसिटी है बेटा 4 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, एक्सेलरेशन जीरो। बेटा यहाँ की बात करें, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा एक ऐसा फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। बेटा इसकी बात करें, यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन आ गया विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। बेटा इसकी बात करें, एक्सेलरेशन साफ साफ जीरो दिया हुआ है, इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्लियर हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ना, ये तो वेलोसिटी है बेटा, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चले तो ये फ्रेम का चलना थोड़ी ना मना है, फ्रेम चल सकता है, फ्रेम एक्सेलरेटेड वे में नहीं चल सकता, फ्रेम कैन मूव बट नॉट इन एक्सेलरेटेड मैनर। कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा तो कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, क्लियर है, जेएमडी जेएमडी जेएमडी। अच्छा सुनो अब फील समझते हैं इसका, प्रॉब्लम क्या होगी, अब हाउ टू टैकल दिस। बस बला का सोल्यूशन क्या है, बला तो है, मतलब सोल्यूशन मतलब, अब एक बात बताओ, हमारे पास एग्जाम में सवाल आया नॉन इनर्शियल फ्रेम का, मेरे पास सवाल आया कहां का, मेरे पास सवाल आया कहां का, नॉन। बेटा अर्थ को प्रैक्टिकली इनर्शियल माना जाता है, जबकि अर्थ रोटेट कर रही है, स्टिल प्रैक्टिकली अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम आता है, प्रैक्टिकली अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। हम सच बताएं, इसको लेके अभी भी कोई क्लियर नहीं हुआ है, इन सारी चीजों को लेके अभी भी इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। ये सारी कहानी ले जाती है हमको रिलेटिविटी की थ्योरी की तरफ, और रिलेटिविटी की थ्योरी भी इस बात में बहुत कंफ्यूज है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है, क्योंकि भाई साहब जो बंदा किसी फ्रेम के अंदर है उसे पता कैसे चलेगा कि वो इनर्शियल फ्रेम में है या नहीं। फ्रेम अगर बहुत बड़ा हो, अर्थ जितना बड़ा हो, अर्थ सोचो आगे भी बढ़ रही है, हमें कहां पता चलेगा अर्थ आगे बढ़ रही कि नहीं, हमें क्या पता हम इनर्शियल में है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे एकदम अपने लेवल पे, बेसिक बेसिक इसका नन्हे मुन्ने चीजें पढ़ेंगे। बात यही हाउ टू टैकल दिस, मतलब मास्टर पॉज नहीं हुआ, मास्टर सोच रहा है आगे स्टार्ट करें इस बात को। अब बात यह है बेटा कि कुछ फ्रेम के अंदर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, हमने न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, हमारे पास सवाल आया जिस सवाल में फ्रेम एक्सेलरेटेड था, हम कैसे सॉल्व करें, हमें तो न्यूटन के लॉ लगाने हैं, हम उस बात को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू टैकल दिस, है ना, हाउ टू सॉल्व या हाउ टू अप्लाई NLM इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल समझते हैं जिसके पास एक्सेलरेशन है, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक बच्चा यहाँ कमेंट में अल्लाह अकबर बोल रहा है, बिल्कुल आप जेएमडी बोलो, जय माता दी, आप अल्लाह अकबर बोलो, कोई किसी और धर्म का है तो जो भी है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गया ना किसी धर्म के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं बड़ा दूर हटता हूँ, है ना भाई, जो जिस कम्युनिटी से है उस कम्युनिटी के नारे लगाए, दिल में बिलीव रखे, सुबह उठो प्रेयर करो, दिन भर हसल करो, सो जाओ, सुबह उठो प्रेयर करो, दिन भर हसल करो, जिंदगी से झगड़ा करो, सो जाओ, सुबह उठो प्रेयर करो, हसल करो, सो जाओ, अपनी यही रूटीन बना के रखना जिंदगी का, बहुत जरूरी है, ऊपर वाले पे बिलीव रखना। चलो हाउ टू अप्लाई NLM इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इस बात को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हाउ टू अप्लाई NLM इन नॉन इनर्शियल। बेटा मान लो यहाँ पे एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक मास बना हुआ है, ये लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है बेटा फ्रेम पे, ऑब्जर्वर पे। व्हाट इज फ्रेम, फ्रेम बेटा जहां पे ऑब्जर्वर हो। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, पहले बात समझो, व्हाट इज फ्रेम, फ्रेम बेटा जहां अपना ऑब्जर्वर हो उसी को फ्रेम कहते हैं। सब कुछ फिर से सब कुछ डिपेंड करता है अपने ऑब्जर्वर पे,
ठीक ठीक है। मान लो मैं ऑब्जर्वर को यहां बैठा लूं, कहां पे, ग्राउंड पे। मैंने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बैठा लिया, कहां बैठा लिया, ग्राउंड पे बैठा लिया, जमीन पे बैठ गया ऑब्जर्वर। किस फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम। इसने इसको देखा, सोचा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमने कहा भाई इसका एफबीडी बना के इसकी इक्वेशन लिखो, इसने कहा अभी लिखते हैं साहब। नीचे की तरफ फोर्स लगाई इसके ऊपर mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगाई t, इसको दिखा ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ, कैसा दिखेगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर। इसने इसको देखा a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसने कहा ठीक है भाई साहब a से ऊपर जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखेगा बताओ। ये बंदा ग्राउंड पे बेटा, कैसा फ्रेम है, इनर्शियल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो न्यूटन के लॉ कहां नहीं वैलिड है, जब अपना ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जब अपना ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो। बात समझो, किसी चीज के एक्सेलरेशन में से प्रॉब्लम नहीं है, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, उस पर दिक्कत है। अभी हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनर्शियल फ्रेम में हो बेटा, कोई टेंशन ना है, कोई टेंशन ना है, मतलब टेंशन है मतलब कोई दिक्कत ना है, लिख देता हूं मैं, वरना सोचोगे टेंशन तो है सर, टेंशन तो दिख रही है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बेटा इसने देखा, कहा नीचे mg ऊपर t, और ये ब्लॉक इस पुरुष के हिसाब से, महिला के हिसाब से, ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है भाई, लिफ्ट ऊपर को जा रही है, तो ये ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ ऊपर को जा रहा होगा। इसने देखा ग्राउंड से, इसने कहा ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है, लिफ्ट भी ऊपर को जा रही है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस देखी mg और t, तो इसने अपने हिसाब से, जितनी इसको फिजिक्स आती थी, इसने बोला भाई t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। शायद ये सही भी कह रहा है, t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। इसने कहा टेंशन कितनी होगी, इसने बोला टेंशन होगी mg प्लस ma। ये बात बोल के ये शांत बैठ गए, टेंशन कितनी होगी, mg प्लस ma, ठीक है। अब आते हैं किसी दूसरे ऑब्जर्वर पे। अब फिर से बेटा वही लिफ्ट है, वही स्ट्रिंग है, वही मास है, वही एक्सेलरेशन है, पर सारी कहानी वही है, सारी कहानी वही है, पर अपना ऑब्जर्वर यहां पहुंच गया, अपना ऑब्जर्वर इसके अंदर आ गया। बेटा ऑब्जर्वर कहां पे आ गया आपका, आपका ऑब्जर्वर इस केस में कहां पे है, आपका ऑब्जर्वर कहां पे है बेटा, आपका ऑब्जर्वर पहुंच गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, इन शॉर्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आ गया है, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर आ गया है। कहां आ गया है, एक्सेलरेटेड। कोई दिक्कत ना है, आराम से सुनो, अभी भूल जाओ न्यूटन लॉ, एक बार पकड़ लोगे सवाल धड़ 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 हिलने लगेंगे, एक बार पकड़ लो, ऑब्जर्वर पहुंच गया अंदर। अब ये ऑब्जर्वर जब इस मास को देखेगा, इसको ये मास रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, ये ऑब्जर्वर को मास बेटा किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। क्यों भाई, क्योंकि वो उसी फ्रेम के अंदर है, उसको थोड़ा लगेगा भाई तुम लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर दूसरा व्यक्ति क्या तुम्हें ऊपर जाता हुआ दिखता है बगल वाला व्यक्ति ऊपर उड़ रहा है ना, लिफ्ट के अंदर ही बैठ गए तो तुमको बगल वाला व्यक्ति रेस्ट पे लगता है। अच्छा लिफ्ट को बाहर से देखो, वाली लिफ्ट नहीं होती है जो अमीर लोग के वहां लगी होती है, मॉल वाल में अमीरों वाला जो मॉल होता है, वो शीशे वाली लिफ्ट, उसमें एक इंसान ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये वो बंदा है, ये इंसान को ऊपर जाता हुआ देख रहा है, या मास को ऊपर जाता हुआ देख रहा है। इसने कहा भाई कैसे जा रहा होगा, टेंशन टी माइनस mg इज इक्वल टू, ये बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा है, इसने कहा यार ये मास तो रेस्ट पे होना चाहिए, ये मास तो रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसने कहा ठीक है, तो इसने अपने हिसाब से सोची कहानी, नीचे mg ऊपर t, इसने क्या बोला t इज इक्वल्स टू mg, इसने क्या बोला t इज इक्वल्स टू mg। भाई इसको a क्यों दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग मास रेस्ट पे, इसको इस एक्सेलरेशन से देखो, सोचो तो जरा, इसको थोड़ी ना पता है ये किसी नॉन एक्सेलरेट, सॉरी इसको थोड़ी ना पता है किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सामने मास रेस्ट पे है, मुझे थोड़ी ना पता है कि पूरा कमरा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने एक मास्क लटका है, मैं खड़ा हूं रूम में, सामने मास्क लटका है, पूरा कमरा ऊपर जा रहा है, मुझे थोड़ी ना पता है कमरा ऊपर जा रहा है, मुझे तो मास्क रेस्ट पे दिख रहा है, नीचे mg ऊपर t, मैंने कहा t इज इक्वल्स टू mg। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो t की वैल्यू ये निकालेंगे और जो t की वैल्यू ये निकालेंगे वो डिफरेंट आ रही है, जो t की वैल्यू ये निकाल रहे हैं और जो t की वैल्यू ये निकाल रहे हैं वो गलत आ रही है। राजू ने बोला t की वैल्यू कितनी है, t mg प्लस ma, श्याम ने बोला t की वैल्यू कितनी है, mg है। अब कौन सही है कौन गलत है बेटा, राजू सही है कि श्याम सही है, बताओ। राजू सही है कि श्याम सही है बेटा,
बेटा वाकई में असलियत ये है कि राजू पूरी तरह से सही है, श्याम गलत। नहीं बेटा, दोनों सही नहीं है, हमेशा वो नहीं होता है, वो फालतू वाली बात, मैं उसको 6 देखता हूँ तुम उसको 9 देखते हो सकता हो हम दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है। एक इंसान गलत होता है हमेशा, ठीक है, और 6-9 में भी एक इंसान गलत ही होता है कि कोई एक लिख के गया होगा। जो व्यक्ति लिख के गया उसको पकड़ के लाओ, उससे पूछो किसने 6 लिखा है कि 9 लिखा है, भाई खेल खत्म करो। किसी भी आर्गुमेंट में 2 लोग सही नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली। मैथ ही खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का तुम भी सही हम भी सही है, फिर फायदा क्या। राजू सही है अपना, ठीक है, राजू अपना बंदा सही है, ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? टेंशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट की बता देते कैसे गलत है, पूरी कहानी पकड़ सकते हो। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने वही स्प्रिंग लगा दी, यहाँ भी स्प्रिंग में रीडिंग आ गई। स्प्रिंग में देखा था मास की रीडिंग आई थी, जो रीडिंग आई बेटा वो रीडिंग यहाँ वाली आ रही थी, वहां की रीडिंग नहीं आ रही थी। हमने स्प्रिंग की रीडिंग देखी, फिर हमने टेंशन देखा, हमने कहा भाई मैच नहीं कर रहा है, वहां का यहाँ का मैच कर रहा था, मतलब ये बंदा गलत कर रहा था। अब इस बंदे को, अच्छा सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये हो गई फिजिक्स की कि इस बंदे को खुद पता ही नहीं चल रहा है कि ये गलत कर रहा है, इसको लग रहा है सब सही कर रहा है। जो बंदा फ्रेम के अंदर बैठा है उसको कैसे रियलाइज होगा कि मेरा फ्रेम ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। सोचो ये पूरा का पूरा इंडिया, ऐसे इमेजिन करो पूरा का पूरा इंडिया ऐसे ऊपर चल रहा होता, हम लोग को थोड़ी ना फील होता। जिस कमरे के अंदर तुम हो, सोचो वो कमरा ऊपर जा रहा है, तुम्हें थोड़ी ना पता चलता, तुम तो कमरे के अंदर हो, तुम्हें सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखते, तुम बोलते T = mg, बट जो वैल्यू आती है वो बेटा गलत आती। तो अब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने कहा भाई ये इंसान गलत है, S is wrong, श्याम इज रॉन्ग, श्याम इज रॉन्ग, क्योंकि टेंशन की वैल्यू मैच नहीं की। अब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, बेटा इसका सोल्यूशन है स्यूडो फोर्स। टेंशन की वैल्यू दोनों की मैच नहीं की, किसकी करेक्ट है, हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा के टेंशन मेजर किया, स्प्रिंग बैलेंस लगा के टेंशन मेजर किया, यहाँ की जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी वो इससे मैच हुई, यहाँ की जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी वो इससे मैच ना हुई, फिर से इसी से मैच हो गई, यानी यही आंसर सही है। तो हमने कहा एक सोल्यूशन है, एक काम करते हैं कि इस फ्रेम को इनर्शियल बनाते हैं। सोल्यूशन क्या है, ऐसा कहने की बात है, सोल्यूशन क्या है, इस फ्रेम को इनर्शियल बनाते हैं, 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 इस फ्रेम को इनर्शियल, बेटा जीरो फोर्स कुछ नहीं होता, फ्रेम को इनर्शियल बनाया जाता है। फ्रेम को इनर्शियल कैसे बनाओगे भाई, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन है, इस मास को नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन दे दो, जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो इससे छीन लो, जीरो फोर्स लगा दो। आप क्या करो, इस मास को नीचे की तरफ, आप इस मास को नीचे की तरफ एक फोर्स दे दो ma, सब सही हो जाएगा, सब सही। इस मास को देखो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन थी, फ्रेम एक्सेलरेटेड था, आप एक्सेलरेशन पलट कर मास के नीचे लगा दो, जो एक्स्ट्रा हो पूरा हमारा कमरा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, भाग नहीं सकते, पूरा हमारा कमरा ऐसे ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन से। तो मैं क्या करूं, मैं उस एक्सेलरेशन को उल्टा करके अपनी तरफ लगा लेता हूं, नेट एक्सेलरेशन 0, कुछ नहीं है, जीरो फोर्स। क्या किया, ये एक्सेलरेशन थी, ठीक है, उल्टा करके अपने ऊपर लगा लो, नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। इस एक्सेलरेशन को उल्टा करके मास पे लगा दो ma, नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0, नेट एक्सेलरेशन 0, फ्रेम क्या हो गया, इनर्शियल। क्लियर है, सीडो फोर्स लगाकर फ्रेम को इनर्शियल बना लो, सीडो फ्रेम लगाकर फ्रेम को इनर्शियल बना लो, खत्म। नीचे की तरफ एक फोर्स लगा लो इस पे, सीडो उल्टे दिशा में, जिस तरफ फ्रेम जा रहा है, जिस तरफ फ्रेम जा रहा है उसके उल्टे दिशा में, जिस तरफ फ्रेम जा रहा है उसके उल्टे दिशा में। बेटा दिक्कत क्या थी, ए से ऊपर जा रहे थे तो बेटा ए से नीचे कर लो, कैंसिल कर दिया आपने, जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल हो रहा था उसको आपने कैंसिल कर दिया, जो ये नॉन इनर्शियल हो रहा था एक की वजह से वो कैंसिल कर दो, नीचे एम लगा के, और क्या नीचे mg है, टेंशन कितना है, t है। अब ये बंदा देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये भी क्या बोलेगा, t = mg + ma, है कि नहीं। अब ये बंदा जब देख रहा है, अब ये बंदा जब देख रहा है तो ये भी क्या बोलेगा, t = mg + ma, t = mg + ma, अब ये भी सेम चीज बोलेगा। पर बेटा अब यहीं पे कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग करिए, अपना कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग रखिए। सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग। सीडो फोर्स तब ही लगेगा जब ऑब्जर्वर
एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, जब ऑब्जर्वर कहां हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हो, तभी सीडो फोर्स लगाना है, वरना इसको सीडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसको अभी भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर था। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, फ्रेम का एक्सेलरेशन a, तो सीडो फोर्स मास पे पलटकर ma। जैसे मान लो ये है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये चीज आगे बढ़ रही है एक्सेलरेशन a से, यहां मास m, तो बेटा सीडो फोर्स कब लगाएंगे, जब हमारा ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर हो, तो सीडो फोर्स इस पे पलट कर लगा देंगे ma। इसके बाद इस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीडो फोर्स लगाते ही ये क्या बन गया, इतनी देर पढ़ाया नहीं समझ में आया। सीडो फोर्स लगाते ही ये क्या बन गया, इसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया। ए आगे था, ए पीछे लगाया, इसका नेट एक्सेलरेशन 0, ये क्या बन गया, इनर्शियल फ्रेम बन गया। वेरी गुड, आ जाओ सवालों पे। A mass m is suspended from the ceiling of a crane moving with an acceleration as shown, therefore find that angle theta in the equilibrium position। बेटा थीटा बताना कुछ, कहां से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, बताओ, बाहर से कि अंदर से, तुम बताओ। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन सही सॉल्व करके दिखाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। बाहर से करना है कि अंदर से, सॉरी बाहर से करना है कि अंदर से, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है, बाहर से कि अंदर से, बताओ मेरे को, बाहर से कि अंदर से, जहां से बोलो वहां से सॉल्व कर दूंगा सवाल, दोनों तरफ से सही आएगा, बाहर से कि अंदर से, बाहर से कि अंदर से, बाहर से कि अंदर से। कई लोग कह रहे हैं अंदर से सॉल्व करो, कई लोग कह रहे हैं बाहर सॉल्व करो, कई लोग कह रहे हैं दोनों तरफ, कई लोग कह रहे हैं छुट्टी दे दो, चलो मैं दोनों तरफ से करता हूं। आओ बाहर से, बेटा दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, बाहर से। ये बंदा अपना बाहर बैठ गया, फालथी मार के समझते हो ना, इसे करके, इसे फालथी मार के बैठ गया ग्राउंड पे, ठीक है, ये बंदा ग्राउंड पे बैठ गया। अच्छा ये कैसे फ्रेम में बेटा, इनर्शियल फ्रेम में। इसको सीडो फोर्स की जरूरत, क्या इसको सीडो फोर्स की जरूरत है, जब ऑब्जर्वर अंदर जाता है तब सीडो फोर्स आता है, ठीक है। अब ये बंदा बाहर से देख रहा है बॉल को, ये यार ये बॉल आगे क्यों भाग रहा है और स्ट्रिंग टेढ़ा क्यों हो गया, इसने सोचा, इसने कहा एफडीडी बनाते हैं, एफडीडी के सिवा और कोई सोल्यूशन तो होता नहीं जीवन में। तो इसने कहा कि भाई हमको भी बचपन में हमारे मास्टर ने, इसका भी कोई मास्टर रहा होगा, इसको उसने इसको एफडीडी बनाना बताया। इसने कहा एफडीडी से ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये एंगल थीटा, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी टी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा मेरे ख्याल से। बेटा ये थीटा तो ये थीटा, टी के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा टी, सॉरी आई एम सो सॉरी, फिर से बनाते हैं, एक मिनट। बेटा दोनों तरफ से आंसर सेम आता है, बड़ी खूबसूरत फिजिक्स है इसकी, बड़ी खूबसूरत। ये है बेटा ये थीटा तो ये थीटा, टेंशन यहाँ पे लग गई टी। बेटा टी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा, और बेटा इधर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा, इधर क्या आएगा, टी कॉस थीटा। अब ये बंदा इनर्शियल फ्रेम में, ये सीडो फोर्स तो लगाएगा नहीं। अब इसने क्या देखा, देखो इसने जो देखा वो समझो। इसने देखा कि ये बॉल आगे जा रही है, नहीं आगे जाएगी भाई, किसके अंदर, कार के अंदर है। एक कार ए एक्सेलरेशन से अंदर आपके सामने से निकल गई, कार के अंदर बबीता बैठी थी, तो बबीता भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे निकल गई। मेरे को बबीता की एक्सेलरेशन क्या दिखेगी, ए। लड़ाई झगड़ा हो गया हम लोग का, जो भी है मैटर खराब है, तुमसे क्या मतलब है, दूसरों के पर्सनल मैटर में झांकने को तो बड़ा मजा आता है। हाँ तो क्या रहनी है, कार का दरवाजा बंद हुआ, बबीता तेजी से चली गई कार चलाते हुए, तो बबीता का एक्सेलरेशन भी तो ये है, तो मेरे को तो उसका एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरे को उसका एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इस बंदे को इसका एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बॉब किसके अंदर है, कार के अंदर है। जब कार ए से आगे बढ़ी तो उसके अंदर बॉब भी तो ए से आगे बढ़ रहा होगा। सोचो यार, थोड़ा सोचो, भागो नहीं। अगर मैं घटा सवाल करा दूं तो तुम कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे सीडो का, कुछ मजा नहीं आएगा सीडो के एक्चुअल सवाल फिर लगा नहीं पाओगे। एक कार में वो बैठी हैं, ठीक है, और वो चली गई। जब कार ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ी तो वो भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही हैं। तो इस बंदे को बॉब का एक्सेलरेशन कितना दिखा, आगे की तरफ ए दिखा। इसने कहा कि ये जो बॉब है, ये बॉब है, ये एक्सेलरेट कर रहा। इसने कहा बॉब क्या कर रहा, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा, कार के अंदर होने की वजह से। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसने कहा यार इक्वेशन क्या बनाऊं, एक नीचे की तरफ फोर्स mg होगी। बेटा ये दोनों फोर्स तो बैलेंस होंगी, क्योंकि बॉब ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया है, ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे, तो ये दोनों एक फोर्सेस तो बराबर होंगी। तो पहली इक्वेशन बन गई t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। उधर लिखते हैं अच्छे में, उधर बहुत जगह खाली। हाँ पहली इक्वेशन, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। बेटा अब इसकी बात करें, इस तरफ फोर्स t sin थीटा और इस तरफ ये आगे बढ़ रहा है, नेट फोर्स t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। बेटा इसमें से इसको डिवाइड कर दो,
सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, टी बाई टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स a बाई जी। क्लियर एकदम? वाह भाई वाह, मजा आ गया। कहां से देखा? बाहर से। क्लियर? अब कहां करें? बाहर से हो गया, अब कहां चले? अंदर से करें? अब अंदर से करें, करेंगे ना करें? अरे बोल भाई, हाँ ना तो बोल दे, इसमें क्या जा रहा है? अब अंदर से किया जाए, अंदर से। अब आओ अंदर चलते हैं। अब अपना ऑब्जर्वर यहां बैठ गया अंदर, कार के अंदर। अब इस ऑब्जर्वर को, अब इस ऑब्जर्वर को बॉब रेस्ट पे दिखेगा, अब इस ऑब्जर्वर को बॉब रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि भाई ये तो अंदर, तुम सोचो कार के अंदर हो, बगल में बबीता जी बैठी हैं, कार चल रही है, तुमको बबीता जी एक्सीलरेटेड थोड़ी ना दिखेंगे, तुमको लगेगा वो रेस्ट पे है। तुम कार में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे कार में तुम्हारा मोबाइल फोन पड़ा है, तुम्हारा वॉलेट पड़ा है, तुम्हारी घड़ी पड़ी है, चीजें पड़ी है, तो यार सारी चीजें तुमको रेस्ट पे दिखेगी ना, तुम्हें तो लगेगा कि रेस्ट पे, तुम्हारे रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट पे। अच्छा, अब ऑब्जर्वर ने कहा कि भाई साहब ये तो रेस्ट पे होना चाहिए, अच्छा ये तो रेस्ट पे होना चाहिए, ओके, आहा, कह रहा ये तो रेस्ट पे हो, हमने कहा अच्छा ठीक है बेटा। इधर कितनी फोर्स आ रही है? टी साइन थीटा आएगी, बहुत आसान है। इधर फोर्स कितनी आई? टी साइन थीटा, इधर कितनी आई बेटा जी? टी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, टी साइन थीटा आगे लग रही है फोर्स, पर ये आगे नहीं जा रहा है। ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, बोल रहा है टी साइन थीटा तो आगे, पर आगे नहीं बेटा। जैसे ही ऑब्जर्वर इसके अंदर आया, आपको ऑब्जर्वर किसमें है बच्चा? आपको ऑब्जर्वर किसके अंदर है? एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है। आपको तुरंत क्या लगानी पड़ेगी? सीडो फोर्स। इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगा दोगे? एम। पीछे की तरफ क्या लगा दोगे? एम। जब ऑब्जर्वर अंदर गया फ्रेम के, तब एक्सेलरेशन जिस तरफ हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम। तो बेटा इस बार एम इस तरफ, एम जी इस तरफ। चलो फिर से बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। बेटा फिर से सेकंड से फर्स्ट डिवाइड करोगे, सेम कहानी मिल जाएगी। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कितना आया? tan थीटा ए बाई जी। क्या तो खेल हो रहा है सर जीरो में हम लोग के साथ। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, सेम खेल। बात समझ में आई? हाँ यही तो बात है कि ऑब्जर्वर को पता कैसे चलेगा, यही तो टेंशन मुझको भी है कि ऑब्जर्वर को कैसे पता चलेगा। हमको तो चल जाएगा क्योंकि हम तो सवाल देख रहे हैं, यही तो दिक्कत है। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रखी है, इसके ऊपर रिलेटिविटी की थ्योरी पे कंट्रोवर्सी है इसी को लेकर कि ऑब्जर्वर को खुद कैसे पता चलेगा कि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, उसको सीधो फोर्स लगानी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकते हैं, ऑब्जर्वर कैसे पता चलेगा उसका भी एक तरीका होता है। A bob of mass m 50 gram is suspended from the ceiling of a trolley by a light extensible string. If the trolley accelerates horizontally, the string makes an angle theta is equal to 37 degree with the vertical. Find the acceleration of the trolley. बेटा ट्रॉली का एक्सेलरेशन बताना है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन बताना है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन बताना है। बेटा अभी अभी पढ़ा है tan थीटा is equals to a by g tan 37। मैं तो चाहूंगा इसको आप याद रखो, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है ये, बहुत ही स्टैंडर्ड, ये बहुत आता है, मतलब जो अभी तक नीट में आया नहीं है, बट ये हर किताब में आपको दिख जाएगा, बड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू है। इतनी छोटी छोटी चीजें तो आप याद रख के जा सकते हो। tan 37 इज इक्वल्स टू a बाई जी की वैल्यू 10 रखी। बेटा tan 37 कितना होता है सभी को पता होगा, tan 37। बेटा ये 37, तो यहाँ पे सामने छोटी साइड, यहाँ बड़ी साइड, 3/4 इज इक्वल्स टू a बटे 10। बेटा a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 30/4 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी का आंसर आ चुका होगा। क्लियर? अब चाहो तो सॉल्व करके पूरा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा सॉल्व करो, बट ये स्टैंडर्ड केस है, आप इसको याद रख सकते हो कि स्टैंडर्ड केस है। इसमें tan थीटा क्या आएगा? a बटे g आएगा, a बटे g। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट
अब if the pulley is massless and moves with an upward acceleration a naught, find acceleration of m1 and m2 with respect to elevator. क्या बोल रहा है? पुली massless है and moves with an upward acceleration a naught, find the acceleration of m1 and m2 with respect to elevator. फिर से find the acceleration of m1 and m2 with respect to elevator. किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। अब बताओ ऑब्जर्वर को अंदर रखें कि बाहर रखें? सोच के आंसर देना इस बार। विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर को कहां रखें, अंदर की बाहर? अब ऑब्जर्वर को अंदर रखें कि बाहर रखें? बेटा अब ऑप्शन नहीं है, अब अंदर ही नहीं बाहर नहीं रख सकते ना। आंखें बंद करके सवाल पढ़ लो क्या बच्चा? आंखें खोलो, हकीकत में आओ। अब बाहर रखने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्या लिखा है उन्होंने? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, यानी एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में हो? इसके रिस्पेक्ट में हो। बेटा इसके रिस्पेक्ट में कब होगा? जब आपका ऑब्जर्वर इसके अंदर होगा। यानी इस बार कंडीशन ही यही है कि ऑब्जर्वर कहां है? अब मैं अपने मन से उसको बाहर नहीं करूंगा, ऑब्जर्वर कहां है? अंदर। फिर से फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, तो हम एलिवेटर के अंदर ही बैठ जाएं। अब सारी चीजें हमको एलिवेटर के टर्म्स में ही दिखेगी। अगर हम एलिवेटर के अंदर ही बैठ जाएं, अगर हम एलिवेटर के अंदर ही बैठ जाएं तो हमको सारी चीजें एलिवेटर के रिस्पेक्ट में दिखेगी। है कि नहीं? तो मैं एलिवेटर के अंदर बैठ गया, अब मुझे सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दिख रही है। अच्छा, तो हम एलिवेटर के अंदर बैठ गए। बेटा एलिवेटर के अंदर बैठ तो गए हैं, पर बैठते ही एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पहुंच गया बच्चा? ऑब्जर्वर किसमें है? ऑब्जर्वर किसमें है बेटा? सवाल बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। बेटा डीपीपी सॉल्यूशन के लिए बोला तो एक ही बात 100 बार बोलवा के क्या मिलेगा? मैंने बोला ना डीपीपी सॉल्यूशन लगातार अपलोड हो रहे हैं, धीमे धीमे बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है। फर्स्ट डीपीपी का सॉल्यूशन अपलोड हो गया, सेकंड का अब अपलोड होगा, उधर से पीछे से काइनेमेटिक्स के भी अपलोड हो रहे हैं। 4-5 दिन में सारे आ जाएंगे, काफी आ भी गए हैं, काफी और आ जाएंगे। थोड़ा इंतजार करिए आप, थोड़ा आप मेहनत करते रहिए। ऑब्जर्वर किसमें है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में बेटा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो क्या लगानी पड़ेगी? सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगेगी? सीडो फोर्स। इसके ऊपर नीचे की तरफ m1 a0, इसके ऊपर भी नीचे की तरफ m2 a0। लगेगी कि नहीं लगेगी भाई साहब? लगेगी कि नहीं लगेगी? मेरे ख्याल से लगेगी। m1 a0 और उसके ऊपर m2 a0। इनके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? सीडो फोर्स। इसके ऊपर नीचे की तरफ m1 a0, इसके ऊपर नीचे की तरफ m2 a0। लग गई। अब बेटा ये तो सीडो फोर्स लगा ली, अब ये बंदा देखेगा इस पुली को। सीडो फोर्स लगाने के बाद बंदा पुली को देखा, सीडो फोर्स लगा ली, शांति। क्या बन गया? इनर्शियल फ्रेम। अब इसने सोचा कि भाई पुली के अंदर भाई मोमेंट तो हो ही रहा होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता तो बाहर आ जाते। और क्या? बिल्कुल सही बात है, इसमें सोचने की बात है। इसने क्या लगा ली? सीडो फोर्स। अब बेटा इसको ऐसे पुली में मास ऐसे स्लाइड करते हुए तो दिखेंगे ना, चाहे फ्रेम के अंदर हो चाहे बाहर हो, मास तो ऐसे स्लाइड करते हुए दिखेंगे। तो इसने कहा मान लेते हैं कि ये मास नीचे आ रहा ए एक्सेलरेशन से और ये मास ऊपर जा रहा ए एक्सेलरेशन से। ये नीचे आ रहा ए से, ये ऊपर जा रहा ए से। यहाँ इसने बोला टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। क्या पूछा है हमसे? एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो इसको अंदर बैठकर इसका एक्सेलरेशन कितना दिखा? ए नीचे, इसका ए ऊपर। भाई ऐसा थोड़ी ना कि मास अंदर स्लाइड नहीं करेंगे, अंदर तो मास स्लाइड करेंगे, पर मास को स्लाइड कराने से पहले, सबसे पहले अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, सबसे पहले अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, सबसे पहले क्या लगाओ? सीडो फोर्स लगाओ। ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड, सबसे पहले सीडो फोर्स लगाओ। ए नॉट से ऊपर जाता, m1 a0 m2 a0। अब बेटा ये मास स्लाइड कर रहे होंगे, क्या पूछा है हमसे? ए की वैल्यू पूछी है। बेटा यहाँ पे एक फोर्सेस और होंगी जो मिस हो रही है, नीचे की तरफ
m1g, यहाँ नीचे की तरफ m2g, सही है, m1g और m2g। बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। हम थोड़ी देर के लिए बेटा अज्यूम कर लेते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1, कितना आएगा, A इज इक्वल्स टू, बेटा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इस तरफ की फोर्सेस ज्यादा हो गई क्योंकि m2 बड़ा वाला है, m2g प्लस m2a0 माइनस m1g माइनस m1a0, m2g प्लस m2a0 माइनस m1g प्लस m1a0 अपॉन नेट मास बेटा कितना हो गया, m1 प्लस m2। बेटा कितना आया एक्सेलरेशन, g m2g m2a0 m1g m1a0, तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा बेटा, m2 माइनस m1 इंटू g प्लस m2 माइनस m1 इंटू a0 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो आ रही है बात, A is equals to m2g minus m1g, m2 minus m1 into g plus m2a0 minus m1a0, m2 minus m1 into a0। नीचे क्या हो गया बेटा, नेट मास m1 plus m2। बेटा यहाँ से m2 minus m1 कॉमन हो जाएगा तो A कितना आएगा, m2 minus m1 कॉमन, g plus a0 अपॉन m1 plus आया। ये एक्सेलरेशन को दिखाई पड़ेगा। बढ़िया लेवल का सवाल है भाई साहब, बढ़िया लेवल का सवाल है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है। मजा आया, नहीं समझ आया, अब आएगा। इस सवाल को रिपीट कर देता हूं, चलो अपनी मैं परंपरा को तोड़कर इसको मैं रिपीट करता हूं। बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, सवाल में लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। पहली बार में जिसको ये समझ में आ जाए तो थोड़ा तो झूठ बोल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये बंदा एलिवेटर के अंदर पहुंच गया। बेटा ऑब्जर्वर कहां है आपका, ऑब्जर्वर पहुंच गया एक्सेलरेटेड फ्रेम में। इन्होंने कहा है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन है। बेटा हमें किसी चीज की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देखनी हो तो हम अर्थ पे बैठ के देखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखनी हो तो हमारा ऑब्जर्वर कहां पहुंच गया, एलिवेटर में। अब विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, जैसे ही ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, अब दिमाग में अपनी ये बात फीड कर लो आज से, जैसे ही ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो वैसे ही आप सीरो फोर्स लगाओ। ये ऑब्जर्वर किस में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। अब A0 लग रहा है इस पे नीचे की तरफ, M2 A0 इस पे नीचे की तरफ, M1 A0। अब बेटा ये पूरा मास चलेगा भी, तो ये सब होने के बाद भी तो ये मूव तो करेगा ही। तो अगर इसको हम बाहर से देखें तो अभी भी इसका मोशन तो होगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि मोशन नहीं होगा, मोशन तो होगा ही बेटा। यहाँ पे कितना है M2 A0, यहाँ पे कितना है M1 A0। अब बेटा ये मूव तो करेगा ही। अब मूव में हम अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि M2 बड़ा है M1 से, तो बेटा मोशन इस तरफ हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि इस तरफ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A है, इस तरफ एक्सेलरेशन। बेटा इस एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं, ये एक्सेलरेशन क्या था, ये तो अपना फ्रेम का था, जीरो फोर्स के लिए यूज किया। जैसे ही इस फ्रेम में बैठो सब पे नीचे M2 A0 MA लगा दिया, अब ये एक्सेलरेशन से जा रहा है। बेटा यहाँ पे ये कितनी फोर्स होगी M1G, ये कितनी फोर्स होगी M2G, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T। एक तरीका तो है बेटा आप इक्वेशन लिखो सारी, एक तरीका तो है यहाँ की इक्वेशन लिखो, इसके लिए T माइनस M1 A0 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 A M2 A0 प्लस M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 A। दूसरा तरीका क्या है, A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, खत्म। बेटा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, देखो इस तरफ की फोर्सेस ज्यादा होंगी क्योंकि M2 बड़ा है, M2 A0 भी बड़ा होगा, M2G भी। सो M2G माइनस M1G, M2 A0 माइनस M1 A0, खत्म। M2G माइनस M1G प्लस M2 A0 माइनस M1 A0, है कि नहीं। इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस कर दो, नेट फोर्स क्या होगी, ये माइनस ये M2 A0 माइनस M1 A0, M2G माइनस M1G अपॉन नेट मास M1 प्लस M2। बेटा यहाँ से M2 माइनस M1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से या तो G कॉमन ले लो, क्या बचा M2 माइनस M1, यहाँ से A0 कॉमन ले लो, M2 माइनस M1
अपॉन m1 प्लस m2। बेटा m2 माइनस m1 कॉमन हो गया, फाइनल आंसर इज m2 माइनस m1 g प्लस a0 अपॉन m2 प्लस m1। मजा आया, लेवल का सवाल, मजा आया, खतरनाक सवाल, मजा आया, बट आसान है, शॉर्टकट्स लगाए आसान हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस कंसेप्ट अच्छा था। क्लियर है? क्लियर है एकदम। आ जा भाई अगला सवाल, धुआं धुआं करते हैं। एपरेंट वेट, बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। मान लो ये बंदा है बेटा, आज से फिजिक्स में एक बात याद रखना जीवन भर, वेट का मतलब दैट्स इट, वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अगर हमारा ऑब्जर्वर इसी फ्रेम के अंदर हो, अगर हमारा ऑब्जर्वर इसी फ्रेम के अंदर हो, ऑब्जर्वर हमारा इसी फ्रेम के अंदर है, तो क्या वो इस इंसान पे, इस इंसान का मास m मान लो, क्या वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा नीचे m? बिल्कुल लगा देगा। एक फोर्स नीचे और लगेगी, इस पे कौन सी? mg, बिल्कुल लगेगी। और ये सरफेस इस पे पलट के ऊपर क्या लगाएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? मान लो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, इसके अंदर बेटा एक बंदा है जिसका मास m है, इसके अंदर एक बंदा है, बंदी है, जो भी है, मास m है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर इसी के अंदर है, तो बेटा ये ऑब्जर्वर किसमें है? एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, तो बेटा ये इसके ऊपर क्या लगा देगा? नीचे ma लगा देगा। दूसरा बेटा इसके ऊपर क्या एक्ट कर रही होगी ऑलरेडी? ये इसके ऊपर क्या लगा देगा? नीचे की तरफ ma लगा देगा। दूसरा इसके ऊपर ऑलरेडी क्या एक्ट कर रहा होगा बेटा? mg एक्ट कर रहा होगा। अगली फोर्स कौन सी लगेगी इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन। अब इस ऑब्जर्वर को ये किस पे दिखेगा? रेस्ट पे। इस ऑब्जर्वर को आई थिंक पिछला गलत है, आई ऑल्सो थिंक मेनी थिंग्स, आई थिंक आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट दैट इज नॉट ट्रू, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है? सो इफ यू थिंक पिछला गलत है तो आप मे बी आप बहुत ज्यादा गलत कह रहे हो खुद ही, ठीक है? बेटा बहुत आसान है, और सेवा बताऊं इसको, इतना समय भी नहीं लगाना था, बहुत ही आसान है बेटा। पहले क्या होता था? नीचे जी जी होती थी, तो यार समय तो दो मेरे को, मैं तुम्हारी आसान कर दूं। पहले नीचे जी जी होता था, अभी नीचे कितना है? g प्लस ए नॉट, जी प्लस ए नॉट। पहले नीचे g होता था, इधर g होता था, हाँ या ना? g होता था, g होता था। एक्सीलरेशन क्या लिखते थे आप? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन नीचे m2 प्लस m1। एक्सीलरेशन क्या लिखते थे? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। नेट फोर्स क्या होती थी बेटा? नेट फोर्स क्या होती है? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। बेटा इस बार g को रिप्लेस कर दिया g प्लस ए नॉट, g प्लस ए नॉट में, g को रिप्लेस कर दिया g प्लस ए नॉट, g प्लस ए नॉट, m2 माइनस m1 g प्लस ए नॉट अपॉन m2 प्लस m1। कई लोग के ऊपर से उड़ रही क्या बात है, क्योंकि शॉर्टकट वो पढ़ ही नहीं रहे पुरानी चीजें। मैंने बताया नेट फोर्स अपॉन नेट मास। मान लो ए नॉट ना होता, मान लो 10 मिनट और मुझे, मान लो ए नॉट ना होता, मान लो ए नॉट ना होता, मान लो ए नॉट ना होता, तो क्या लिखते हैं? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। पर बेटा यहाँ g की संति कौन बन गया? देखो ध्यान से, g प्लस ए नॉट, यहाँ भी g प्लस ए नॉट, m2 माइनस m1 g प्लस ए नॉट। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना है। चलो यहाँ पे आए बेटा, ये ऑब्जर्वर है, इसने इस मास को देखा। मुझे एक बात बताओ, क्या इस ऑब्जर्वर को ये बंदा रेस्ट पे दिखेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इस ऑब्जर्वर को ये बंदा रेस्ट पे दिखेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? रेस्ट पे दिखेगा? हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जर्वर अंदर है फ्रेम के। तो इसने क्या लगा लिया? पीछे जीरो फोर्स। बेटा हम लोग बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू ma प्लस mg। तो बेटा वेट कितना आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू m a प्लस g। बेटा वेट बढ़ जाएगा, है ना? नॉर्मली वेट कितना होता है? mg। तो इसको अपना एपरेंट वेट कैसा लिखेगा? एपरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा? मोर देन एक्चुअल। इंसान को भारीपन फील होगा जब इंसान ऊपर जाता है लिफ्ट में, तो उसको लगता है कि मैं भारी हो रहा हूँ। लिफ्ट में इंसान जब ऊपर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं भारी हो रहा हूँ। बेटा ये सारी चीजें आप बाहर से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर से बंदा देखेगा, कहेगा ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, एन इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। बाहर से भी सेम आंसर आएगा। सोचो एक बंदा बाहर है, ऑब्जर्वर, बाहर वाले ऑब्जर्वर की बात करते हैं, नीचे तो कोपचे में कर लेते हैं। जो ये तो अंदर वाले ऑब्जर्वर की बात की आपने। मान लो ऑब्जर्वर बाहर है, नीचे कोपचे में बात कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो अपना ऑब्जर्वर आउटसाइड है,
बेटा अगर ऑब्जर्वर आउटसाइड है तो वो सीडो फोर्स लगाएगा नहीं, वो कहेगा कि ये बंदा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्वर अगर बाहर है तो उसे क्या लगेगा, ये बंदा ए एक्सेलरेशन से, ऑब्जर्वर अगर बाहर है तो उसे लगेगा ये बंदा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इफ ऑब्जर्वर इज आउटसाइड, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं एप्रेंट वेट का, फिर इसका कल कंटिन्यू करूंगा। अभी और अच्छे सवाल है। अगर ऑब्जर्वर बाहर है तो उसे लगेगा ये बंदा ए एक्सेलरेशन से, मान लो कोई बंदा यहां से देख रहा है, ये कहानी, ऑब्जर्वर आउटसाइड, तो इसे लगेगा ये बंदा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, फोर्स क्या है एन और mg, तो बोलेगा n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। इसके हिसाब से भी बेटा n कितना आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, इसके लिए भी सेम आया कि नहीं, आया कि नहीं ये बताओ। अगर ऑब्जर्वर बाहर भी होता तो बाहर वाला ऑब्जर्वर कहता कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये बोलता ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या लिखता, n माइनस mg इज इक्वल, वो सीडो फोर्स नहीं लगाएगा, ऑब्जर्वर आउटसाइड सीडो नहीं लगाएगा, इसके लिए कोई सीडो नहीं होगा, नो सीडो फॉर दिस ऑब्जर्वर, क्लियर है ना, कोई सीडो फोर्स नहीं लगाएगा, बोलेगा n माइनस mg। ऊपर जाते वक्त वेट बढ़ता है, क्लियर सी बात, ऊपर जाते वक्त, वक्त बोलते हैं ना लोग, वेट बढ़ता है। सेकेंड, मान लो लिफ्ट नीचे आ रही ए एक्सेलरेशन से, ये बंदा मास m, ऑब्जर्वर अंदर, ऑब्जर्वर को ये कैसे दिखेगा बेटा, ऑब्जर्वर को मैन रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर है, तुम लिफ्ट के अंदर हो, अगर तुम लिफ्ट के अंदर हो तो दूसरा बंदा तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा, वो क्या करेगा, ए नीचे है तो इस बार ऊपर की तरफ क्या लगा देगा, ma, और कौन सी फोर्स है नीचे की तरफ, mg, और कौन सी फोर्स है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। इसको ये बंदा रेस्ट पे दिख रहा है तो क्या बोलेगा, n प्लस ma इज इक्वल्स टू mg, n कितना आ गया, mg माइनस ma, n कितना हो गया, mg माइनस a, नीचे आते वक्त वेट घटेगा। क्लियर है एकदम, नीचे आते वक्त क्या होगा, वेट घटेगा। क्यों घटा बेटा, क्यों घटा, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर था, नीचे, सीडो में किधर लगा, ऊपर। ऑब्जर्वर कहां है बेटा, ये ऑब्जर्वर कहां है, एक बस 2 मिनट और संग दो, ऑब्जर्वर कहां है बोलो मेरे संग, बेटा नीचे आते वक्त वेट घटेगा। बेटा ये होता भी है, जब हम लोग उस पे नहीं बैठते हैं, वो मैरी गो राउंड पे, जब नीचे आता है तो पेट में बड़ी तेज गुदगुदी होती है, गुदगुदी समझते हैं, ये जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वेटलेसनेस की फीलिंग आने लगती है। किसकी फीलिंग आती है, वेटलेसनेस की फीलिंग आती है हम लोग को, हम लोग नीचे गिर रहे होते हैं, ऐसे पेट में से वेटलेसनेस का फील होता है, लगता है हल्के हो रहे हैं एकदम, है ना, ठीक है। अब सोचो यहीं पे इसका एक्सेलरेशन g हो, मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना हो, g, ये a की वैल्यू कितनी हो जाए, g हो जाए, इस a की वैल्यू कितनी हो जाए, g हो जाए, बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, आप वेटलेसनेस से पहुंच जाओगे। वो देखा होगा फॉल, वो क्या होता है, ग्रेविटी करके नाम होता है, शायद छूलेगा, ग्रेविटी ऐसी कुछ नाम होता है, जो ऐसे करके जूम से नीचे गिरता है, वो ऐसे फ्री फॉल का एकदम फील देता है, क्योंकि a की वैल्यू g होती है, नॉर्मल रिएक्शन 0। बेटा यहीं पे आप एक चीज और देख लो, जाते हो तो चले जाना, आखिरी बात लेके जाना। मान लो आपका ऑब्जर्वर बाहर हो, मान लो आपका ऑब्जर्वर आउटसाइड हो बेटा, तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं, इस बेचारे के लिए भी बात कर लेते हैं। इसको दिखेगा कि ये मान नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये इक्वेशन लिखेगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। इसको मैन कहां दिखेगा, नीचे आता हुआ, लिफ्ट पूरी नीचे आ रही है, उसके साथ मैन नीचे आ रहा है, ये क्या लिखेगा, mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। बेटा n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, सेम इक्वेशन दोनों की आ रही है बेटा, क्लियर, mg माइनस ma। बेटा एक बात याद रखना, नीचे आते वक्त वेट कम हो जाता है, ऊपर जाते वक्त वेट बढ़ जाता है, बस सिंपल। नीचे आते वक्त भाई फील लेना, गुदगुदी होती है कि वेट कम होता है, mg माइनस ma, ऊपर mg प्लस ma। इसमें एक गलती जो बच्चे कर देते हैं वो मत करना, मिस्टेक ध्यान रखना, मिस्टेक क्या होती है बता रहा हूं। मान लो लिख दिया एग्जाम में ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अब पूछा एपरेंट वेट क्या होगा, मोर लेस या इक्वल टू एक्चुअल वेट, बताएं क्या होगा, मोर इक्वल या लेस देन एक्चुअल वेट, बताओ।
अविशाले, एक बच्चा लिखा है अविशाले। मोर लेस या इक्वल, बेटा इस टाइम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ना मोर होगा ना लेस, क्योंकि बेटा 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड है। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, mg। क्लियर है? तो ऊपर एक्सेलरेशन से जाओगे तो वेट बढ़ेगा, नीचे एक्सेलरेशन से आओगे तो वेट घटेगा। क्लियर है? ऊपर एक्सेलरेशन से जाओगे तो वेट बढ़ेगा, नीचे एक्सेलरेशन से आओगे तो वेट घटेगा। और इतना समझने के बाद इस सवाल को कौन छोड़ सकता है? A man weighs 80 kg, stands on a weighing scale in a machine, is moving upward with a uniform acceleration of इसका मास 80 kg है, ये लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। What would be the reading on the scale? बताओ बेटा, ऊपर जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर जाते वक्त वेट बढ़ता है mg प्लस ma, यानी 80 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 5 कितना हो गया, 800 प्लस 400 कितना हो गया, 1200। क्लियर है एकदम? तो भाई साहब इस खूबसूरत क्लास में यहाँ करते हैं पर अभी थ्री फोर्स में और सवाल कराएंगे कल के लेक्चर में। और कल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉकेट प्रोपल्शन, जो कि आज तक मैंने नहीं पढ़ाया है। तो इस तरह की चीजें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप कल से पढ़ाई करते हो बेटा। टीपीपी का सोल्यूशन आ जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।